कैसे लिखेंगे पेपर? बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब जायज़ है। लाइट करेंगे ऑन। हिंदी में पेपर लिखना अपने में ही एक अलग ही चैलेंज और टास्क है। चलो जी। और lunch, आर्यन है ना आपका नाम? लगा नहीं था आपने पहली बार लिखा है आंसर यार। सही में सर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर था वो। थैंक यू। मतलब वो एग्जैक्ट जीएस का आंसर है वो, मतलब उसमें आप उसमें मतलब और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता इंसान। मतलब वो, मतलब उसको अगर वो आएगा तो वो 12 में से आपको 8 नंबर दिला के चला जाएगा, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। मतलब लग मैंने स्कूल टाइम से जैसे मैं एसेज वगैरह में पार्टिसिपेट करता था सर, हाँ। तो मैंने तब से अपनी स्किल्स को एनहेंस किया स्कूल टाइम। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मतलब आपने शायद, मतलब ऐसा लग रहा था कि पेपर लिखा है आपका भी, ऐसे लग रहा था। ऐसे लगा नहीं मेरे को। एक और है ऋतिक जी, आप तो चलो लिख ही रहे हैं। सपना जी आपने तो चलो बहुत इम्प्रूवमेंट करी, पर ठीक है। अगर आप लोगों मतलब की सिर्फ ये मतलब मेरा ऑप्शनल का ही पहला आंसर था, मतलब मैंने इससे पहले कोई आंसर नहीं लिखा। ऑप्शनल के नहीं लिखे, नहीं मतलब मैंने मतलब खुद लिखा ही नहीं है, आंसर ही ऑप्शनल का था सर ये। सीधा ऑप्शनल का आंसर ही लिखा जी डायरेक्ट जी आपने? सर। ये भी ठीक है। लगा नहीं था थैंक यू सर। पर ठीक है, अच्छा है। हेलो जी सबको, गुड आफ्टरनून। इंस्क्रिप्शंस में कोई दिक्कत या कुछ? आज हम अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज करेंगे ना, और थोड़ा बहुत जो अप्रोचेज ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि हमने मंडे से फिर अपने जो मेन टॉपिक्स है वो शुरू करने हैं, मतलब कैलकुलेटिक पीरियड और आईवीसी वगैरह शुरू करना है। तो उसमें फिर जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे अप्लाई करेंगे, या वो वाला पोर्शन है। अच्छा एक मिनट रुको। कैसे होती है enable? ये लो। तो बस आज हम एप्लीकेशन पार्ट वगैरह देखेंगे जो भी है हमारा। आंसर हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट हम करेंगे। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट है कॉइन्स। ठीक है ना? देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कॉइन्स और दूसरी थी हमारी इंस्क्रिप्शंस। इससे के बाहर मतलब उनका क्वेश्चन को जाना, वो आप जनरली भी पढ़ लेते हो, जैसे आप उसमें पढ़ लोगे। टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया या मेटल क्राफ्ट हो गया आईवीसी का, उसमें भी आ जाएगा। अब अगर हम स्पेसिफिकली कॉइन्स के बारे में बात करें, कॉइन्स में एक अच्छी चीज़ क्या है कि हमको इसमें इनकी कोई क्रोनोलॉजी वगैरह नहीं पढ़नी है। जैसे हमने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ी ना, आपने नाम याद रखने। इसमें हमको क्या करना है कि भाई ये कि हमारे पास एक कॉइन्स है, ये कॉइन्स हमारे को क्या क्या बताते हैं, या कौन सी कंट्री का कॉइन, मतलब डायनेस्टी का कॉइन हमें क्या बताता है, बस इतना सा एक्सपेक्ट है, ये बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है ना? अब अगर हम कॉइन्स देखेंगे ना, कॉइन्स की एक दिक्कत क्या है। एक, कॉइन्स हमको इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सोशल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये तो हमको पता लग ही रहा है कॉइन से। एक प्रॉब्लम कॉइन की जो हमारे रोमिला थापर जी ने आइडेंटिफाई करी थी, उसको उन्होंने नाम दिया था कॉइन फाइंड स्पॉट। क्या नाम दिया था? कॉइन फाइंड स्पॉट। कॉइन फाइंड स्पॉट का क्या मतलब होता है कि जो कॉइन है वो इतना छोटा सा है, या कोई सील है वो इतनी छोटी सी है कि जो ट्रैवलर है वो उसको कहीं पे भी ले जा सकता है। इसकी वजह से जो कॉइन है, आपका जो कॉइन है, वो आपको शिमला में भी मिल सकता है, आपको वो किन्नौर में भी मिल सकता है, सिरमौर में भी मिल सकता है, आपका वो चंबा में भी मिल सकता है, और कांगड़ा में भी मिल सकता है। और पता लगा कि जो मेरा एरिया है वो है सोलन, सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो यहां पर इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, बाइस्ड। क्यों? क्योंकि मैं अज्यूम करता हूं कि अगर मेरा शिमला तक कॉइन मिला है, तो शायद शिमला तक मेरी क्या होगी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। और शायद कि शिमला का जो ट्रेडर होगा, है ना, वो किन्नौर से आगे कभी गया नहीं होगा, और जो सिरमौर का ट्रेडर होगा उसने कांगड़ा तक ट्रेड किया होगा, लेकिन पता चला होगा कि जो मेरा सिक्का है वो कहाँ मिल रहा है, कांगड़ा में। तो एक और बाइस्ड इंफॉर्मेशन आ सकती है कि
देयर वर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन सोलन एंड कांगड़ा। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि कॉइन्स क्या कर रहे हैं, आपके ट्रैवल। इसीलिए कॉइन्स को क्या बोला जाता है, फाइंड स्पॉट। ये इसकी एक बहुत कोर क्या है, प्रॉब्लम है। तो हम कॉइन्स पे इतना ज्यादा रिलाई भी नहीं कर सकते, रोमिला थापर बोलती है। लेकिन एक चीज कॉइन्स की बहुत क्लियरली क्या है, कि कॉइन्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालो, एनालिटिकल फ्लो ऑफ, एनालिटिकल फ्लो ऑफ कॉइन्स स्लैश एक्स वाई जेड, व्हाट डज दे रिप्रेजेंट। कि जो कॉइन्स है या कुछ भी चीज अगर हमें मिल रही है या अगर हमें उसके बारे में पता चल रहा है, तो वो हमें क्या बता सकती है, ठीक है जी। हमें वो क्या बता सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कॉइन्स हमें क्या बताते हैं, क्रोनोलॉजी। इससे अच्छा क्रोनोलॉजिकल सोर्स सिर्फ एक है, वो है यूलॉजीज। जो राजा खुद लिखता था कि मेरे बाद ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। लेकिन उसमें उसको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा। पंचाबी। वंशावलीज, उसको इंग्लिश में हम यूलॉजीज बोलेंगे बेसिकली। अब ये जो यूलॉजीज है, ये हमको हिमाचल में बड़ी रेयर मिली है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देते थे। जो राजा होगा वो सबसे पहले क्या डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी प्रख्याति, यूलॉजीज, जिनोलॉजी डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन सिक्के ऐसी चीज है, वो मिल जाते थे। हिमाचल की जो मेजर हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, फ्रेगमेंटेड हिस्ट्री, वो सिक्कों के ऊपर है। ये सिक्का आया इसका राजा का था, ये सिक्का इस राजा का था, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं होना था। इसलिए आप देखोगे डेट्स नहीं है पता, क्योंकि बिलासपुर का राजा बीरसेन 700 में भी ढूंढ रहा है बिलासपुर को, 1120 में भी ढूंढ रहा है बिलासपुर को। लेकिन पता लगता है कि दो राजा है बीरसेन के नाम के, बीरचंद के नाम के, वो दोनों अब 1 है 2 है। तो फिर क्या हो गया, बायस हो गया, कॉइन भी बायस्ड हो गया अब यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या लगती है, क्रोनोलॉजी पता लगती है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये जो कॉइन्स है, ये हमें क्या दर्शाते हैं या हमें क्या बताते हैं, दे टेल अस अबाउट होर्ड्स, HOARDS। दे टेल अस अबाउट होर्ड्स, HOARDS। अब व्हाट आर दीज होर्ड्स, होर्ड्स बेसिकली कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू देने वाला एक्सपेक्ट होगा। जैसे होर्डिंग बोलते हैं ना, होर्डिंग, होर्डिंग शब्द का जो उजागर है वो कहां से है, होर्ड। तो राजा क्या करेगा, राजा के पास सिक्के कैसे होंगे, इरेगुलर इनिशियल टाइम्स में। तो राजा क्या करता था, राजा बोलेगा कि अच्छा भाई ये कौन सा लकड़ी है, बोलेगा यार ये तो बान की लकड़ी है। बोले बान का पेड़ मैंने बड़ा कम देखा है, ऐसा करो आज से बान का पेड़ ही चलाओ, ये करेंसी बन गई मेरी। तो ये होती है होर्डिंग बेसिकली। लेकिन अब हम इसको होर्डिंग क्या मानते हैं, जैसे जैसे मास्क आए कोविड के टाइम पे, मैंने सारे वो स्टोर कर दिए और बाद में 10 रुपए के मास्क में 30 रुपए के निकाल रहा हूं। तो राजा यहां पर क्या करता था, होर्डिंग। पर यहां पे होर्डिंग मॉडर्न टाइम्स वाली होर्डिंग नहीं है। होर्डिंग का यहां पर क्या मतलब है, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक वैल्यू। इसके नीचे लिखो, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक वैल्यू, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक वैल्यू डैश, विच इज अच्छा। अब अगर मैं किसी चीज को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है। अब देखो, आपने मोहम्मद बिन तुगलक सुनोगे आप, उसने लेड लूट के सिक्के भी चला दिए एक टाइम पे, उसने कॉपर के सिक्के भी, उसने सब कुछ कर दिया। अब बंदों ने घर में बनाने शुरू कर दिए सिक्के। तो ये जो इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको क्या करोगे, स्टोर भी करोगे, और इसको आप क्या रखोगे, लार्जली एक सीक्रेट भी रखोगे। मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, इस चीज को प्रिजर्व कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी क्या है, दिस इज ऑल योर इनकम। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको लार्जली क्या करोगे, गार्ड करोगे, इट विल बी गार्डेड, इट विल बी गार्डेड। यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। और ये जो होर्डिंग है ना, होर्डिंग है, ये होर्डिंग आपको क्या प्रोवाइड करेगी, वैल्यू। ये होर्डिंग आपको क्या प्रोवाइड करेगी, वैल्यू। अब आप इमेजिन करो, आज के टाइम में आईफोन है, या आज के टाइम में मान लो डायमंड है। अब वो डायमंड सब्जी की तरह बाहर बिकना शुरू हो जाए, और रेट हो उसके 1.5 लाख ही, मतलब BCS में भी 3 दुकानों में डायमंड मिल रहा है 1.5 लाख का, विकास नगर में मिल रहा है वो 1,25,000 का। तो आप कहाँ से लोगे, 1,25,000 से, फिर कोई तीसरा आ जाएगा,
वहां मिल रहा है 60,000 का, वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए अब इन चीजों को क्या करोगे, प्रिजर्व करोगे। और इससे क्या बनेगी आपकी वैल्यू। तो जो प्रीशियस मेटल्स या प्रीशियस स्टोन्स या कुछ भी राजा होल्ड करेगा, जितना ज्यादा होल्ड करेगा उस राजा की क्या बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा वैल्यू जस्ट लाइक जैसे आरबीआई है, तो जो अथॉरिटी मोनोपोली उनके पास है, उनके पास है, किसी और को अलाउ नहीं करेंगे कि आप जैसे कैश को आप वो प्रिंट करें, प्रिंट कर सकते हैं। सेम। तो बस आरबीआई के, अगर इमेजिन करो अगर स्टेट बैंक प्रिंट करना शुरू कर दे अपने पैसे, आरबीआई की वैल्यू खत्म, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी एकदम से। यस। आरबीआई का हर एसबीआई का हर बंदा घर में प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आरबीआई आपके लिए क्या बन गया, ऑटोनॉमस, सॉवरेन और एक लॉफुल बॉडी। तो ये जो होर्डिंग है ना, वैल्यू का मतलब समझो आप, ये तो चलो मैं आपको समझा रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो वैल्यू है ना, ये उसको कौन सी वैल्यू दे रहा है, पॉलिटिकल वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है राजा को, इकोनॉमिक वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है राजा को, सोशल वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है राजा को। बेसिकली उस राजा को वो क्या कर रहा है, लेजिटिमाइज, लेजिटिमेसी प्रोवाइड हो रही है राजा के रूल को। तो कॉइन्स जो है, कॉइन से जो होर्डिंग होती थी उससे राजा के रूल को क्या मिलती थी, लेजिटिमेसी। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, उसको क्यों बेवकूफ बोलते हैं, क्योंकि उसने कॉपर कॉइन बनाने शुरू कर दिया, कॉपर सबसे कॉमन था। तो ऐसा राजा कहां डालना, उसने इनकम ही डाइल्यूट कर दी। तो कॉइन्स यहां पर क्या कर रहे हैं, दे हेल्प इन होर्डिंग विच रादर फर्दर प्रोवाइड्स वैल्यू। और फिर ये वैल्यू क्या करेगी, आपको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगी। और इस लेजिटिमेसी से क्या होगा, अब इमेजिन करो, इस लेजिटिमेसी से अगला जो बेटा होगा मेरा, अगला जो पॉलिटिकल होगा, उसको वो लेजिटिमेसी पास ऑन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉइन्स थे, ये किस में हेल्प करेंगे, पॉलिटिकल सक्सेशन में। और ये पॉलिटिकल सक्सेशन भी दिखाते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी क्या होती है, पॉलिटिकल सक्सेशन। अब इमेजिन करो हम दो भाई है, और पहले मैं राजा बना, और मार्केट में चल रहे चांदी के सिक्के, और मैंने क्या कर दिया, मैंने लोहे के सिक्के बना दिए। अब आप है प्रजा सारी, आप लोग में से अमीर हो गए, और ऑनलाइन आप में से दो बंदे वजीर, मेरे मिनिस्टर्स, आप लोग क्या करोगे, मेरा मार दोगे मेरे को, और तख्ता पलट कर देंगे, और आप बोलोगे कि मैं वापस से क्या रीइंस्टेट करूंगा, चांदी के सिक्के। तो अब किसका पॉलिटिकल सक्सेशन आ गया, आपका। अब आपने बेटे को बोलोगे कि भाई अपने ताऊ की तरह ना करियो, तेरे को भी यही चलाना पड़ेगा, डू नॉट चेंज द सिस्टम। तो ये जो कॉइन्स है ना, मतलब पैसा इज पावर, बेसिकली मनी इज पावर। वैसे ही यूज का बैंकिंग सिस्टम है। ज्यूस का बैंकिंग सिस्टम हो गया, हाँ, मतलब यूदीज का बैंकिंग सिस्टम, सेम सेम। अगर आपके पास मोनोपोली है, आप रूल करोगे। अगर आपके पास मोनोपोली नहीं है, आप नहीं रूल करोगे। अगर आपके पास पैसा है, आप क्या रहोगे, सुपर पावर। अगर डॉलर कौड़ियों के भाव बिकना शुरू हो जाए ना, तो शायद युआन, जेन, इंडियन रुपी चल पड़ेगा। लेकिन डॉलर ने अपनी वैल्यू मेंटेन, वो उसको क्या करते थे, होड एकदम से, एकदम से अब इंडिया ने भी शुरू कर दिया है ये, एकदम से पैसा वापस खींच लेंगे। ये होर्डिंग है बेसिकली। एक तो होती है ना जनरल होर्डिंग, हम सामान की होर्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिक्के आपको क्रोनोलॉजी बता रहे, उस क्रोनोलॉजी से क्या पता लग रहा है कि ये लोग राजा होर्डिंग करते थे, किसी चीज को इकोनॉमिक वैल्यू देते थे, और उस इकोनॉमिक वैल्यू से उनकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती थी, उससे कि उनको पॉलिटिकल सक्सेशन करने में आसानी होती थी, ठीक है ना। क्योंकि राजा सबको खुश नहीं रह सकता, लेकिन एक पैरामीटर होगा, इकोनॉमिक पैरामीटर, अगर वो है ना एम्पायर में, तो सब खुश है। जैसे गुप्तास, गुप्तास के टाइम में बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन गुप्तास के टाइम पे भाई साहब सोने के भी चार अलग अलग प्रकार के सिक्के चलते थे, अमीर थे सब। तो अमीर थे ना सब, तो दुख है ना, अगर उस दुख में अगर पैसा है ना, तो दुख भी हल्का हो जाएगा। लेकिन गरीबी से बड़ा दुख कोई नहीं है बोलते, ऐसे ऐसे कंसेप्ट है यहां पर, ठीक है ना, ये रखना। अब जैसी हमने देखा कि एक पॉलिटिकल सक्सेशन चला, राजा को लेजिटिमेसी मिली, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, ये जो सिक्के हैं, ये किस, ये क्या बता रहे हैं आपको, मेटलर्जी, स्किल बता रहे हैं आपको। ये क्या बता रहे हैं, स्किल। द कॉइन ऑल्सो टेल अस अबाउट स्किल, मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, यहां तो किंगशिप की बातें हो रही है, सबसे टॉप में किसकी बातें हो रही थी, किंगशिप की, कि राजशाही कैसे चलेगी। यहां पर किसकी बातें हो रही है अब, सोसाइटी, सोसाइटी में डेमोग्राफी हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अब सोसाइटी में जो लोहा बनाएगा ना, जो मेटल्स बनाएगा, उसकी जो इमेज होगी, वो कम होनी चाहिए कि अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो जो मेटलर्जी करते थे जो आपके मेटल वर्क करते थे, दे हैड वेरी
गुड स्टेटस, दे हैड वेरी गुड स्टेटस, गुड स्टेटस, क्योंकि मेटल वर्क क्या है, इट इज अ स्किल, इट इज अ स्किल। तो आपको इन लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि दे वर हाईली रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। आप एक और चीज देखोगे, हम एक चीज क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ब्राह्मणा सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने पढ़ा कि ये जो पहले तीन है ना, ये क्या करते थे, दे टाइड सेक्रेड थ्रेड्स, जनेऊ पहनते थे। जब ये जनेऊ पहनते थे, इसी कारण ये लोग कहां जा सकते थे, वैदिक कस्टम्स कर सकते थे, शूद्रास को अलाउड नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और ऑक्यूपेशन, ऐसी ऑक्यूपेशन थी, एक और ऑक्यूपेशन, एक ऐसी ऑक्यूपेशन थी जिनको स्पेशली जनेऊ थ्रेड पहनने के लिए अलाउ कर दिया गया था, उनको बोलते थे रथिकास। रथिकास क्या होते थे, जो आप राजाओं का क्या बनाते थे, रथ, जो राजाओं का रथ बनाते थे उनको बोलते थे रथिकास, ऑक्यूपेशन है ये। इट इज नॉट, इट इज नॉट वर्ना, ये वर्ण में नहीं आता बाय बर्थ। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो रथ बनाएंगे उनकी जो वैल्यू है वो बहुत हो जाएगी, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जो सब कुछ चलेगा वो किस पे चलेगा, रथ के ऊपर, अश्वमेध, राजसूयु, ऐसे ऐसे करके। तो अगर मैं आपको ये, मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हमको ये समझना है कि ऑक्यूपेशन वाइज सोसाइटी अलग है, और अगर मैं बात करूंगा वर्ण वाइज, बर्थ वाइज, सोसाइटी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑक्यूपेशंस, मेटल वर्कर्स को एक स्पेशल रिकग्निशन दिया जाता था? भाई ये समझाना चाह रहा हूं, उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, ये भी पता लग रहा है यहां से, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे दो चीजें और हो सकती है। एक राज्य, एक राज्य या तो प्रॉस्पर हो सकता है अगर उसके पास अच्छा मेटल आर्टिस्ट है, अगर उसके पास लोहा है, अगर उसके पास चांदी है, अगर उसके पास रिजर्व्स है, अगर उसके पास रिजर्व्स है, वो एम्पायर क्या हो सकती है, प्रॉस्परस। अगर उसके पास रिजर्व्स नहीं है तो वो एम्पायर किस में जा सकती है, इकोनॉमिक स्ट्रेस में। तो मेटल जो है, कॉइन्स जो है, जहां पर ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे, जैसे कुषाण के सोने के सिक्के थे, इन कंपैरिजन टू फॉर एग्जांपल सतवाहनास सिल्वर कॉइन्स, हु इज मोर प्रॉस्परस, कुशानास, एंड इन कंपैरिजन टू कॉपर कॉइन्स ऑफ वैदिक सिस्टम या कॉपर कॉइन्स ऑफ महाजनपद, या अगर मैं बात करूं महाजनपद के मौर्य के बारे में, उधर मान लो चांदी का सिक्का है, और मैं बात करता हूं कांगड़ा त्रिगर्ता के बारे में, वहां ब्रॉन्ज का सिक्का है, एक इकोनॉमिक स्ट्रेस में होगा और एक इकोनॉमिक प्रॉस्पर होगा। तो आपका जो सिक्का है, मेटलर्जी है, वो आपको इकोनॉमिक स्टेटस तो प्रोवाइड करती करती है, और आपकी जो स्टेट है उसका भी एक डायरेक्ट ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करके देती है। मतलब आपका सोशल स्टेटस डिटरमाइन किया जा रहा है दो, बोथ इंडिविजुअल लेवल्स पे और बोथ स्टेट लेवल्स पे, ये भी आपने यहां पर देखना, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल ऐसे ही बनेंगे, जो जो सोने के सिक्के देगा वो ज्यादा प्रॉस्परस होगा, जहां पर रिसोर्सेस कम होंगे मेटल के, या जहां पर कुछ कम होगा, वो कैसा रहेगा, इकोनॉमिक स्ट्रेस में रहेगा। ये भी आपको सिक्के आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब ये जो मेटल वर्किंग है, ये जो मेटल स्किल्स था, लोगों ने इस पे लेजेंड्स छापने शुरू कर दिए, मतलब किसी ना किसी प्रकार की आइकनोग्राफी या फिर किसी ना प्रकार की नेमिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेजेंड्स क्या होते हैं, जैसे मैप में दिए होते थे ना लेजेंड्स, ऐसे करके है तो ये रिवर दर्शाएगा, ऐसे करके है तो ये माउंटेन दर्शाएगा, ऐसे करके है तो ये पास दर्शाएगा। तो हर सिक्कों में क्या होंगे, लेजेंड्स, कुछ आइकन्स होंगे, ये पढ़ेंगे इसके बाद हम, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे, दे यूज टू रिप्रेजेंट, सिक्कों में क्या होंगे, नेम्स होंगे, सिक्कों में क्या होगी, डेट्स होगी, और सिक्कों में क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक आइकन्स होंगे, नेम्स, डेट्स, आइकन्स। और अगर आप देखोगे कुछ कुछ सिक्कों में अलग से राजाओं के क्या दिए होंगे, टाइटल्स भी दिए होंगे, और कुछ कुछ सिक्कों में अलग से क्या दिए होंगे। अब अगर हम इनको देख ले, मतलब यहां से निकालते हैं हम, डेट से क्या निकल सकती है, जोनोलॉजीज, मतलब क्रोनोलॉजीज निकल सकती है प्रॉपर। और आइकन से क्या लग सकता है पता, आइकन से पता लग सकता है सोसाइटी, मतलब कल्चर कैसा फॉलो करते थे,
रिलीजन किसको फॉलो करते थे? अगर किसी के सिक्कों में त्रिशूल है तो वो शिव को फॉलो करेगा, जैसे उडुमरा के सिक्के। अब किसी के सिक्कों में स्वास्तिक का सिंबल है तो वो हिंदुइज्म का हो गया। अब किसी के उसमें अगर हाथ बनाए तो वो आपके जैन का हाथ हो गया, जैनिज्म। तो जो आपके आइकन्स है ना, दे विल डिफाइन योर सोसाइटी अगेन। और बाकी रही सही कसर, राजा के बारे में भी पता लग रहा है, राजा का क्या टाइटल है, राजा का क्या है, जैसे करके। जैसे हम देखते हैं कि किसी राजा के सिक्के में एकरत लिखा है, सबको एक करने वाला या एक राजा, महान राजा। किसी के सिक्के में तो नीचे होगी बीच वाले में। हाँ, किसी के सिक्के में क्या हो सकता है? किसी के सिक्के में लिखा होगा क्षत्रिय यतानाया, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्षत्रिय यतायाना जो लिखा है, इसका मतलब है कि वो खुद क्षत्रिय नहीं है। इसका मतलब है या तो ब्राह्मण हो सकता है या शूद्र हो सकता है। तो यहां से हमको टाइटल से हमको आगे रेफरेंसेस निकल सकती है। तो दोबारा से किसके बारे में पता लग सकता है? मे बी अबाउट किंगशिप, या मे बी अबाउट आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे यहां से आपको ये भी पता चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें और क्या पता लग सकता है? पॉलिसीज भी पता लग सकती है, रिलीजियस पॉलिसीज, कस्टमरी पॉलिसीज, रिचुअल पॉलिसीज। अगर किसी के सिक्के में आग बनी है तो इसका मतलब है दे मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैदिक। और उनका एक मेन क्या चलता था? हवन। हवन करते थे, हवन करते होंगे। या अगर किसी के सिक्के में डायरेक्शंस बनी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे समुद्रगुप्त का ही बता रहा हूं मैं आपको बेसिकली, डायरेक्शंस बनी है, तो वो क्या बोल रहा है? टेरिटोरियल एक्सपेंशन भाई, सब जगह। अगर किसी के सिक्के में स्वास्थ्य का सिंबल बना है, मतलब अगेन इन वैष्णविज्म या ब्राह्मणिज्म में है। या किसी के सिक्के में आप देखोगे घोड़े बने हैं, इसका मतलब क्या है? कि भाई अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, या वॉरियर क्षत्रिय क्लास को ये बिलोंग करता है। तो जो आइकन्स है यही सब कुछ है बेसिकली, और नाम सब कुछ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इसके अलावा सिक्के आपको एक और चीज बताते हैं, दैट इज लोकेशन। दैट इज लोकेशन, लोकेशनल एक्सपेक्ट्स, लोकेशनल एक्सपेक्ट्स, ये भी आपको सिक्के बताते हैं, लोकेशनल एक्सपेक्ट्स। नाउ व्हाट आर दीज लोकेशनल एक्सपेक्ट्स? ये जो लोकेशनल एक्सपेक्ट्स है, ये आपके दो तरीके के हैं, लार्जली तीन तरीके के हैं लोकेशनल एक्सपेक्ट्स। एक हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो सकता है सर्कुलेशन, और तीसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है सोर्सिंग। और क्या पता लग सकता है? सोर्सिंग। तो आपके जो सिक्के हैं वो आपकी लोकेशन बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्सिंग, सर्कुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन और जो सर्कुलेशन है ये करेगा ओन कॉइन्स की, मतलब राजा अपने सिक्कों की खुद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि इसको चलाओ, और वही उसको क्या कर रहा है? सर्कुलेट भी कर रहा है। और अगर सर्कुलेट कर रहा है तो राजा खुद तो जाएगा नहीं, इसके लिए क्या रखेगा? जरूर कोई ऑफिसर्स। तो कहीं ना कहीं यहां पर किसके बारे में पता लग रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो गिल्ड्स भी कर सकते हैं, मतलब आपके ट्रेड यूनियंस या ट्रेड ग्रुप्स, ये भी पता लग रहा है। और ये जो ओन सिक्के हैं, तो राजा वहीं तक सर्कुलेट कर पाएगा, वहीं तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा जो उसकी क्या होगी? खुद की बाउंड्री। तो कहीं ना कहीं ये जो सिक्के हैं ये हमें क्या बताते हैं? ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एक्सटेंट, geographical and political extent of empire. They tell us about the geographical and political extent of the empire, ये भी लगता है पता। और जो सोर्सिंग हो सकती है, सोर्सिंग मतलब इमेजिन करो मेरे पास गोल्ड के सिक्के मिले,
लेकिन भाई मेरे पास खुद के सिक्के कैसे है, कॉपर के। इससे मतलब पता लगता है कि मे बी दीज कॉइन्स मे हैव फ्लोटेड इन। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड, या फिर सही मायने बोलूं मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड। तो मेरे जो ट्रेड बाउंड्रीज है, ट्रेड रिलेशंस है, वो भी यहां पर पता लग रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस भी यहां पर पता लग रहे हैं। आई गेट एन आइडिया अबाउट द ट्रेड रिलेशंस ऑल्सो। जैसे रोम इंडिया, एग्जाम्पल रोम इंडिया। अब देखो, चोला चेरा पांड्या, चोला चेरा पांड्या में हमें कुछ रोमन एम्परर अगस्तस के सिक्के भी मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि रोमन एम्परर अगस्तस चोला चेरा पांड्या के साथ जरूर क्या करता होगा, व्यापार, ट्रेड। तो यहां से भी हमको पता लगता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, थोड़े बहुत सिक्के हमें कहां के मिलते हैं, कुशान ग्रीक्स के भी मिल रहे हैं कुशान के टाइम पे। अब अगर अब अगर मैं कहीं और से सिक्के आ रहे हैं, अगर कहीं और से सिक्के आ रहे हैं, मैं किसी और से व्यापार कर रहा हूं, किसी और के साथ व्यापार कर रहा हूं, तो उससे मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूं। तो कुछ सिक्के ऐसे होंगे हमारे सिक्कों में, हेलेनिस्टिक आर्ट देखने को मिलेगा, मतलब राजा अपनी खुद की पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देंगे। कुछ कुछ राजाओं ने अपनी खुद की पोर्ट्रेट बनाना भी शुरू किया है। बेसिकली ईस्टर्न यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन का है, जैसे एलिजाबेथ लंदन में। लंदन के सिक्के। Yes. जैसे हमारे हम सिक्कों में नहीं डालते, अगर हम गांधी डालना शुरू कर दे, सो इट विल बी अ कंप्लीट वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सिंक्रेटिज्म है, सिंक्रेटिज्म है मतलब दो कल्चर का संगम, दो कल्चर का संगम, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सिंक्रेटिज्म, वी आर अडॉप्टिंग गुड थिंग्स, राजा इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल, या राजा इज हैविंग वेरी गुड, क्या, वेरी गुड एक्सपेक्ट्स। और कई जगह हमको क्या देखने को मिलता है कि पहले ये जो सिक्के थे, पहले जो सिक्के थे वो आपके इरेगुलर शेप के थे, फिर आपके सिक्के स्क्वायर शेप के आए, फिर राउंड शेप के आए, ऐसे ऐसे करके। जब इनकी फिर हमने कार्बन डेटिंग वगैरह करी, हमने देखा कि ये फलाना एरिया 1 था, यहां पर 2010 तक ए रूल करता था। लेकिन रिसेंटली हमको सिक्के मिले 2015 में, वो तो मिले बी के, और ये सिक्के 2025 तक सेम थे। इसका मतलब क्या है कि बी ने शायद, शायद क्या, बी ने जरूर ए को क्या किया होगा, कॉन्कर, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। तभी इतने लंबे सिक्के चलाऊंगा ना मैं। तो जब कार्बन डेटिंग वगैरह सब कुछ कर लोगे, तो मैंने मेरे पास अपने सिक्के हैं चांदी के, और आपने में से किसी ने मेरे पे अब आपने मेरे पे आक्रमण किया, और 25 साल आपने अपने अपने चांदी के सिक्के चलाए, अब उसकी खोजबीन हो रही है। तो पता लग रहा है कि जो मेरे सिक्के हैं उनमें जो फोटो है, आइकन है, लैंग्वेज है, वो डिफरेंट है। और एकदम से 2015 में वो सिक्के बंद हो गए, और उसी जगह पे नए सिक्के मिल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, आइकनोग्राफी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई साहब 2015 पे मुझे उसने अटैक किया, उसने कैप्चर किया जिसके 10 साल तक सिक्के चले हैं। समझ आया? तो ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट के बारे में। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, द सिक्का, द कॉइन्स टेल अस अबाउट द डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको यहां पर याद रखना है। द कॉइन्स टेल अस अबाउट द डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट्स, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपके मेजर सिक्कों की कहानी। ठीक है जी। अब एक थोड़ी सी क्रोनोलॉजी लिखेंगे आप, ताकि आपको पता लग जाए कौन सी एम्पायर में स्ट्राइक्ड कॉइन्स बाय अदर किंग्स। बिल्कुल ठीक है, बस हम यही करेंगे। अब स्ट्राइक्ड कॉइन्स हो गए आपके, अनइंस्क्राइब्ड कॉइन्स, डाई, सब इसमें करेंगे आप। ठीक है ना? एक क्रोनोलॉजी लिखेंगे, हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ कॉइन्स विद सर्टन हिस्टोरिकल एंगल, टाइप्स ऑफ कॉइन विद सर्टन हिस्टोरिकल एंगल, टाइप्स ऑफ कॉइन विद सर्टन हिस्टोरिकल एंगल। ठीक है ना? देखो, 600 बीसी से पहले,
600 बीसी से पहले हमारे पास जो एरा है, जो आप कीवर्ड लिखोगे उसको बोलोगे आप प्री कॉइनेज एरा, इससे पहले, बिफोर 600 बीसीई, मतलब 600 बीसी से पहले हमारे पास जो एरा थी वो कौन सी थी आपके पास? प्री कॉइनेज एरा। अगर आप इस एरा को थोड़ा सा समझते हो, इस एरा में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आई एम टॉकिंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहां पर क्या होती थी? सील्स। यहां पर क्या होती थी? सील्स। अब ये जो सील्स है ये आपके कॉइन का ही काम करेगी, ये यहां पर कॉइन का ही काम करेगी। सील यूज टू बी एक्ट लाइक अ कॉइन। तो आप देखोगे हमारी जो सील्स है वो आपको मेसोपोटामिया में मिली है, मेसोपोटामिया की भारत में मिली है। तो कहीं ना कहीं क्या पता लग रहा है, एक, कि देर इज नॉट ओनली वन सिविलाइजेशन, देर आर मेनी सिविलाइजेशन रनिंग पैरेलली टू आईबीसी। ये पता लग रहा है ना, मैं आपको लिखा नहीं रहा इसको, ये हम बाद में करेंगे। ये भी तो पता लग रहा है कि मेरे ट्रेड रिलेशंस है। स्टेटाइट में लिखते थे, सॉफ्ट रॉक होता है ग्रे कलर का, उसमें पैडिंग हो जाती थी, अलग अलग शेप के होते थे। ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉइन्स बेसिकली। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चलेगा, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। अभी जो लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड है ना, इट हैड मेटल, इसमें मेटल था, बट इसमें कॉइन नहीं था। इसमें मेटल तो था बट इसमें कॉइन नहीं था। मतलब कि मेरे पास कोई मेटल पीस है, इरेगुलर शेप का है, और वो लार्जली क्या होगा भाई? गोल्ड। याद रखना क्या होगा? गोल्ड। गोल्ड आ गया है, और गोल्ड का जो मेटल पीस है उसको आप यूज कर रहे हो किसमें? बाटर सिस्टम में। बाटर सिस्टम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मेरे को दूध चाहिए तो मैं आपको मीट दूंगा। मैं क्या दे रहा हूं? गोल्ड का पीस। अब ये जो गोल्ड है इसको हम क्या बोलते थे? निष्क। क्या बोलते थे? NISHAKA, निष्का। क्या बोलते थे? निष्का। और ये जो ट्रेड हो रहा है उसको बोलते थे आप सुवर्णा। निष्क सुवर्णा, निष्क सुवर्णा। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड है ना, गोल्ड, ये जो मेटल है, इसको मैं कैसे यूज कर रहा हूं? एक वेट की तरह। स्टैंडर्ड है ना अब? Yes. ये होता था 32, 12 रति। 12 रति, 12 रति कितना हो गया? राजमा बताया आपको? राजमा, गुरखी राजमा जो मोटी मोटी होती है, मोटी मोटी राजमा होती है ना, एक बड़ी राजमा मोटी, इट इज इक्वल टू 1 राजमा, 1 लार्ज किडनी बीन। इतना होता था ये मेटल पीस। तो यहां पे होर्डिंग हो रही है? Yes. नहीं हो रही है यार। होर्डिंग क्यों हो रही है? हमें अरे परे नहीं दे रहा। Hmm. तो इसकी कभी वैल्यू बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए वैदिक पीरियड में कोई किंगशिप सिस्टम आपको लार्जली देखने को नहीं मिलता। इसके बाद राजा इस चीज को समझेंगे और पंच मार्क्ड कॉइन्स निकालना शुरू करेंगे, और उसको क्या कर देंगे? होर्ड, मतलब उसको इकोनॉमिक वैल्यू। अभी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इसकी, अब इसकी कौन सी वैल्यू है? वेट वैल्यू। इट डज नॉट हैव अ, समझाया मैं होर्डिंग क्यों समझाया आपको? मतलब आप इमेजिन करो कि मैं यहां से बाहर जा रहा हूं, मेरे को एक बालडी मिल रही है और मैं दे सकता हूं। बस एक कॉमन प्लेटफॉर्म था ट्रेड करने का, ऐसा कहा जाता है इसको। Gold. क्योंकि गोल्ड फिर भी रेयर था, गोल्ड रेयर था, और गोल्ड को जो लार्जली ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता था उस वक्त. उस वक्त भी। वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड विल बी यूज्ड एज अ ज्वेलरी। तो रेयर था। अब रेयर था तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल था। तो मतलब होर्डिंग जानबूझ के नहीं की है, ऑटोमेटिक होर्डिंग हुई है कि रेयर मेटल है ये, इसलिए चूज किया। दूसरा, इसका एक और नाम है, मैं उसका नाम भूल गया, जो सीता माता को हिरन दिखाता ना, उसको क्या बोलते थे? वो भी सर स्वर्ण. स्वर्ण, हाँ स्वर्ण, स्वर्णा, ये भी इसका नाम है स्वर्ण। इसी नाम. स्वर्ण, स्वर्ण हिरन देख के गई थी वो। तो ये दो गोल्ड के नाम है, निष्का और स्वर्ण। तो आप देखोगे सोने की जो इंपॉर्टेंस है वो प्री
वैदिक पीरियड से थी, रामायण महाभारत में भी थे, ये इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। तो गोल्ड को इसलिए भी चूज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर कॉइन तो नहीं आए, बट एक वैदिक इकोनॉमी शुरू हो गई है बेसिकली। आप ये बोल सकते हो कि वैदिक इकोनॉमी थी, वैदिक इकोनॉमी थी, यहां पर हम मना नहीं कर सकते बार्टर सिस्टम के ऊपर। इसके बाद चलता है आपके फर्स्ट फेज, 600 से लेकर 300 बीसीई, 600 से लेकर 300 बीसीई डैश, 600 से लेकर 300 बीसीई डैश, पंच मार्क्ड कॉइन्स, फर्स्ट फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स, फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब पहली बार इनके ऊपर क्या है, गोल्ड सॉफ्ट भी है, उसको मार्क भी कर सकते हो। अब बनेंगे आपके क्या, फर्स्ट इनिशियल कॉइन्स। तो सबसे पहले कैसे थे, पंच मार्क्ड, तो थोड़ा गर्म करते थे और प्रेस करते थे, उसको पंच कर देते थे, और आपके सिक्के तैयार। अब ये कॉपर के भी हो सकते हैं, इसमें कॉपर, लार्जली कॉपर एंड सिल्वर, लार्जली कॉपर एंड सिल्वर। अब देखो सोना क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इतना है ही नहीं हमारे पास कि हम उसके सिक्के बना सके, बड़ा रेयर है। जो कोलार गोल्ड फील्ड्स वगैरह है ना, वो थी, उसका मेंशनड है एंशियंट टाइम्स में, केजीएफ कूजीएफ जो आप देखते हैं उसका मेंशनड है एंशियंट टाइम्स में, इस पीरियड में। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं आई उसको बाहर निकालने की, Yes. इसलिए जो पहले सिक्के आएंगे वो किसके आएंगे, सिल्वर और कॉपर के। और कोई, मैंने आपको बोला टेक्नोलॉजी नहीं है, तो शेप कैसी होगी, लार्जली इरेगुलर। लेकिन फिर भी जरा पूछेंगे ना, तो शेप ज्यादातर क्या होती थी, रेक्टेंगुलर, इरेगुलर शेप होती थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, रेक्टेंगुलर शेप्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होंगे, अगर मैं इसको पंच कर रहा हूं, अभी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है प्रॉपर, तो मैं लिख नहीं सकता, लिटरेसी लेवल उतना अच्छा नहीं है अर्ली ब्राह्मी है, लेकिन मैं उतना अच्छा लिख नहीं पाऊंगा, Yes. और संस्कृत किसी को समझ आएगी नहीं, अर्ली संस्कृत वैदिक आर्यन किसी को नहीं समझ आएगी। तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें, आइकन्स। लेकिन मेरे पास कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ ज्यादा मेजर है नहीं, तो आइकन्स कैसे होंगे मेरे, लार्जली नेचर के, जैसे सन, सूरज आ जाता था, ट्री आ जाती थी, माउंटेन आ जाता था, एनिमल आ जाता था, सन, माउंटेन, ट्री, एनिमल, तो बेसिक आइकन्स होते थे मेरे पास। तो इनसे आप क्या निकालोगे कि भाई एनिमल वर्शिप होती थी, नेचर वर्शिप होती थी, आदित्य सूरज, सूरज भगवान है, रुद्र गॉड ऑफ माउंटेन्स है। अब आप नोशंस बना रहे हो, सिक्के पे किसको डालोगे आप, अगर सिक्के पे वैष्णो माता का है, कोई आते नहीं कॉमोरेटिव कॉइन्स आते हैं स्पेशल, 150 साल, 175 साल, 250 साल, तो वैसे वैसा सिस्टम चल रहा है। बट जो भी है, एक चीज मुझे पता लग रहा है कि पहली बार भारत में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, इट रिप्रेजेंट्स अर्ली स्टेट फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं जो अर्ली स्टेट्स है वो बन रही है, इट रिप्रेजेंट्स अर्ली स्टेट फॉर्मेशन। और अगर मैंने सिक्के निकाले, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मोनेटाइज्ड Yes. इकोनॉमी। पहली बार, इससे पहले कैसी इकोनॉमी थी, वेट इकोनॉमी। मैंने थोड़ा सा होल्ड किया है अब, तो इकोनॉमिक वैल्यू दे दी, लेजिटिमेसी मिल गई। कहीं ना कहीं क्या शुरू हो रहा है, शिफ्ट टू अर्बनाइजेशन, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा व्यापार, क्योंकि इकोनॉमी शुरू हो गई है। शिफ्ट टू अर्बनाइजेशन, ऐसे ऐसे डायग्राम्स बनाना आप, अभी अभी बनाना शुरू करो इनको ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, डायग्राम्स बना रहे हैं आप, है ना, मैम डायग्राम से कुछ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको दोबारा से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें हम क्या देख सकते हैं कि एक सोसाइटी की फॉर्मेशन हो रही है, वी आर इनटू अ स्टेट, अर्ली स्टेट फॉर्मेशन है। तो यहां पर आप देखेंगे
कौसंबी। अब कौसंबी क्यों लिख रहा हूं मैं आपको, मैं क्यों बार बार कौसंबी के ऊपर इतना फोकस कर रहा हूं? मैं कौसंबी के ऊपर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बंदा क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच वाला। और जो मार्क्सिस्ट अप्रोच होती है वो उसमें क्या आते हैं, मटेरियल्स, कॉइन्स वगैरह, इंस्क्रिप्शंस वगैरह लार्जली। तो कौसंबी क्या बोलता है, कौसंबी बोलता है कि भाई emergence of state, emergence of state occurred, emergence of state occurred dash taxation, that is bali, taxation that is bali started, taxation that is bali started, taxation that is bali started। थापर, थापर भी इसको वो करती है कि यस अर्ली स्टेट फॉर्मेशन नहीं है। सेम चीज कौन बोल रही है, सेम चीज आपकी थापर भी बोल रही है, सेम सेम चीज आपकी थापर भी बोल रही है। और जो मॉडर्न हिस्टोरियन है एल्चिन, जो मॉडर्न हिस्टोरियन है एल्चिन, मैं इसको इसलिए डिटेल में कर रहा हूं क्योंकि अब देखो बैंकिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, देयर इज नो बैंकिंग सिस्टम, बट वेयर विल आई स्टोर कॉइन्स, स्टोर्स आर स्टोर, ये जो कॉइन्स इनको स्टोर करना होगा, तो इनको जो मैं स्टोर करूंगा मेरे लिए क्या होंगे, सिंपल पॉट्स एंड पैन्स, मतलब सिंपल पॉट्स। तो जो पॉट्स होंगे मटके, उनको मैं इनको बेसिकली क्या करना शुरू करूंगा, स्टोर करना शुरू करूंगा बड़े बड़े मटकों में, उसमें राजा की मोहर वगैरह लगेगी, गुल्लक सिस्टम। अब यहां पर एल्चिन क्या बोलता है कि भाई ये अर्बनाइजेशन के साथ चल रहे हैं। तो उसको एक हिस्टोरियन ने क्वेश्चन किया कि भाई तू कैसे बोल सकता है, फिर वो बोलता है कि भाई साहब जहां पर ये सिक्के थे उनका जो मटका था वो किससे बना है, नॉर्दर्न वेयर, नॉर्दर्न सॉरी NB, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब समवेयर इन द मिडल ऑफ इंडिया, गंगा यमुना बेसिन, वहां पर है ये, वहां पर हो रहा है ये सब। तो वहां पर क्या शुरू की थी, अर्बनाइजेशन। तो वो क्या कर रहा है, वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी मेकिंग, मृत भांड कि इसमें रखते थे सिक्के, उसको मिले है ये। और बोलते ये इतने रिच थे, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगता था, फिर ये उस टैक्स को मॉनेटरी फॉर्म्स में वापस लेते थे, होल्ड करते थे। यहां पर ये बोलता है, तो ये बोलता है कि जो NBPW है ना, जो ये जो पॉटरी वेयर है, जो ये मृत भांड में बनाऊंगा, ब्लैक रेड ग्रे ऐसे से करके, ये वाला जो पॉटरी वेयर है इट रिप्रेजेंट्स अर्बनाइजेशन, क्योंकि मौर्यंस के टाइम आ जाएगा, अभी मगध के टाइम आएगा ये। तो उसमें उसको कुछ सिक्के मिले थे, उसमें सिक्के डाले हुए हैं। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि सच में भाई अर्बनाइजेशन भी थी, ऐसे करके। तो आप ये ऐसे करके काम कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम तो नहीं है, येट दे यूज टू होर्ड। अब क्या हो रही है, होर्डिंग शुरू होगी, और क्या मिलगी इसको, वैल्यू, और क्या मिलगी, लेजिटिमेसी। तभी तो राजशाही शुरू होगी, तभी तो क्या मिलेगी, हेरार्कियल सिस्टम शुरू होगा, जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट है जी आपका, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप। अब अगर आप देखोगे ये टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम पीरियड है 600 से 300 BC। इसके बाद क्या शुरू होगा, मौर्यन टाइम पीरियड। मतलब मौर्यन टाइम पीरियड शुरू हुआ है बेसिकली, किसका टाइम पीरियड चल रहा है, CGM और अशोक। तो ये क्या है आपका, सेकंड अर्बनाइजेशन, इसीलिए कनेक्ट करता है उसको ये। नेक्स्ट टाइम पीरियड लिखेंगे आप, डैश डैश 300 से 100, 300 से 100 BCE, 300 से 100 BCE, डैश रीजनलाइजेशन, डैश रीजनलाइजेशन, 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 ये इंपॉर्टेंट है।
द फेज ऑफ रीजनलाइजेशन। रीजन का मतलब क्या है? छोटे छोटे रीजन्स। अगर आप देखोगे ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इस टाइम पीरियड में यू विल फाइंड न्यूमरस जनपद्स एंड महाजनपद्स। अब क्योंकि स्टेट फॉर्मेशन हो रही थी, अब स्टेट्स बन चुकी है, स्टेट कंपाइल हो चुकी है। और स्टेट का कंपाइलेशन का जो आधार है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। इससे पहले होर्डिंग नहीं थी तो स्टेट्स नहीं थी। होर्डिंग शुरू हुई, एक स्टेट को वैल्यू मिली, लेजिटिमेसी मिली कि मैं इस राजा के अंडर रहना चाहता हूं, यहां पे प्रोस्पेरिटी है। तो यहां से अब क्या शुरू होती है? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें लिखो डैश जनपद एंड महाजनपद कॉइन्स emerged। जनपद्स एंड महाजनपद कॉइन्स emerged। जनपद्स एंड महाजनपद कॉइन्स emerged डैश कास्ट कॉइन्स emerged। कास्ट कॉइन्स emerged। कास्ट कॉइन्स emerged डैश द कॉइन्स वर नाउ मेड इन मोल्ड्स। शेप दी जाएगी ताकि कोई रेप्लिकेट ना करे। द कॉइन्स वर नाउ कास्ट इन मोल्ड्स एंड केयरफुली carved dies die carefully carved dies carefully carved dies। Guys, मतलब in the sense उसमें कलर करते थे। कलर भी करते थे। और यहाँ पे डाई का बेसिकली अर्थ क्या है? उसको प्रॉपर शेप दी जाएगी, उसमें आइकोनोग्राफी के साथ कुछ लिखा जाएगा। अब डाई का मतलब यहाँ पर है इंपार्टिंग कलर एंड लैंग्वेज टू द कॉइन्स। अब कुछ ना कुछ इसमें आइकन्स बहुत अच्छे बनेंगे, उसमें रीजन्स बनेंगे। अब पूरे भारत में क्या हो गया? ऐसे करके डिवाइड कर दो, तो इसका अपना सिक्का है, 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 इसका अपना। अब सबके क्या हो गए? अपने 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 सिक्के। इससे क्या लग रहा है पता? पीरियड ऑफ जनपद एंड महाजनपद। अब इसमें से एक जो जनपद है वो है, मान लो ये वाला मगध। अब इसके सिक्के मिल रहे हैं यहां पर 10 साल के लिए, तो मतलब मगध ने इसको क्या किया हुआ है? कॉन्कर। फिर इसके सिक्के मिल रहे हैं यहां पर मिल रहे हैं अब दूसरे राजा के, मतलब दूसरे राजा ने कैप्चर किया। फिर अशोक के सिक्के सब जगह मिल रहे हैं यहां पर। तो मतलब अब ये क्या बन रहा है? अखंड भारत। कुछ टाइम में क्या पता लगेगा कि एंटायर इंडिया विल बी रूल्ड बाय अ सिंगल किंग नोन एज अशोक। ऐसा भी तो लग सकता था। Yes. सेम थिंग हैपेंड इन हिमाचल। त्रिगर्ता ने सब कुछ कैप्चर कर लिया, उसके सिक्के सब जगह मिल रहे हैं अब। सेम फिर कुछ टाइम में कनिष्क आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली? अगर आप देखोगे रीजनलाइजेशन हो रही है, वो हम यहां पर कह रहे हैं। डैश नेक्स्ट लिखेंगे। अब अगर सिक्के प्रॉपर तरीके से मिंट हो रहे हैं, मतलब अगर मिंट, मतलब यहां पर क्या दिख रहा है हमको? मिंटिंग। पहली बार सिक्कों को खुद मिंट किया जा रहा है प्रॉपर। इसमें लिखो डैश सिरकार, SIRCAR, सिरकार एंड शर्मा, सिरकार एंड शर्मा confirms dash local commerce स्लैश लोकल आपस में ट्रेड कर रहे हैं और बाहर से भी करेंगे। फॉरेन ट्रेड, लोकल कॉमर्स कॉमा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड स्लैश गिल्ड इकोनॉमी। अब अगर लोकल ट्रेड करूंगा, अब अगर लोकल ट्रेड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हूं, यहां पर हूं मैं, है ना, और एक यहां पर है, और हमारे को बीच में एक नदी कनेक्ट करती है ऐसे करके, ऐसे करके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं, मतलब ये एरिया है, यहां पर एक गिल्ड ये है, एक गिल्ड ये है, ठीक है ना, दो गिल्ड है, मतलब दो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है। और यहां से नदी जा रही है ऐसे करके, और मैं पहुंच गया अब कांगड़ा। कांगड़ा में भी गिल्ड 1 है, गिल्ड 2 है, और एक नदी जा रही है ऐसे करके नीचे। तो नदी के पास कौन है? गिल्ड 1 दोनों जगह। तो ज्यादा पावरफुल कौन से गिल्ड हो जाएंगे? गिल्ड 1, क्योंकि ज्यादा एक ट्रेड तो मैं आपस में कर रहा हूं,
और एक ट्रेड में किसके साथ कर रहा हूं, 1 के साथ, तो ज्यादा अमीरियत किसको आ जाएगी, गिल्ड 1 को। तो क्या यहां पर, और मानो और भी गिल्ड है, गिल्ड 3 भी है, इधर गिल्ड 4 भी है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गिल्ड इकोनॉमी राइज हो रही है? और क्या ऐसे मैं बोल सकता हूं कि सम हाउ द गिल्ड ऑटोनॉमी विल सेटअप? क्योंकि मेरे पास पैसा है ना यार, मेरी ऑटोनॉमी चलेगी, इसमें लिखो लीडिंग टू ऑटोनॉमी, लीडिंग टू ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी, विद इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, विद इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, विद इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये एरिया तो जल्दी अर्बनाइज हो जाएगा, ये एरिया भी जल्दी अर्बनाइज हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। इसमें लिखेंगे ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन डैश अर्बन एरिया से अर्बन सेंटर्स, एस्थेटिक डेवलपमेंट, एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या होता है, सजना सवरना। जब ट्रेडर जाएंगे तो मार्केट बनेगी, मार्केट कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी, पता लगा कूड़ा कचरा है, आप जाओगे नहीं। एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑल्सो स्टार्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन रे चौधरी, चौधारी करके पढ़ते हैं इसको, राया चौधारी, हिस्टोरियन रे चौधारी, RAYCHAUDAU, चौधरी करके पढ़ो चाहे चौधारी करके पढ़ो, स्पेलिंग यही है इसकी। रे चौधरी, CHAUDHAY, रे चौधरी मेंशंस फर्स्ट मिंटिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, फर्स्ट मिंटिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, फर्स्ट मिंटिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, Yes. है ना। तो ये भी है। सरकार बोलता है, नेक्स्ट लिखेंगे, सरकार ऑल्सो टॉक्स अबाउट, सरकार ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। क्योंकि अब ट्रेड वगैरह जब आप, अब देखो ना मेरे को क्या है, मैं यहां पर हूं, मेरे को पैसे का नशा लग गया। अब मैं और अमीर कैसे होऊंगा, जब मैं ये एरिया भी जीतूंगा। मैं और अमीर कैसे होऊंगा, जब मैं ये एरिया भी जीतूंगा। और अमीर कैसे होऊंगा, जब मैं ये एरिया भी जीतूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इज इक्वल टू इंपीरियलिज्म। सरकार ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, ग्रीड आ गई। ग्रीड आ जाएगी। तो इस तभी तो इनका डिक्लाइन होगा इसके बाद अब, क्योंकि आप दुश्मन बहुत बना दोगे ना अब, जैसी दूसरा वीक रह जाएगा वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये है आपका। चलो जी, नेक्स्ट लिखेंगे आप, फेज 4, कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन क्या होता है, शहर बेसिकली। अब आप पूरे अर्बनाइजेशन पर हो, कॉस्मोपॉलिटियन फेज 4, कॉस्मोपॉलिटियन फेज 4, 200 BCE से 300 CE, मतलब 200 BC से 300 AD, 200 BC से 300 AD। कहीं ना कहीं आप गुप्ता के पास पहुंचने वाले हो, गुप्ता के पास पहुंचने वाले हो। ठीक है जी, डैश, इसमें लिखेंगे आप, न्यूमरस कॉइन्स emerged, न्यूमरस कॉइन्स emerged with urbanized growth, with urbanized growth, dash, coins largely represent foreign influence and foreign rule, coins largely represent foreign influence and foreign rule। तो सबसे पहले है इंडो ग्रीक्स, सबसे पहले कौन आएंगे आपके, इंडो ग्रीक्स। उसके बाद है शाखा, शाक्स, शाखाज। साथ में चलेगा उनके पार्थियंस, और साथ में चलेंगे उनके पास शत्रप्स, वेस्टर्न शत्रप्स।
वेस्टर्न क्षत्रप्स, इंडो ग्रीक्स, फिर उसके बाद आएंगे शाखास, पार्थियन, वेस्टर्न क्षत्रप्स, और उसके बाद आएंगे लास्ट आपके पास कुशान्स। ये तीन, इन तीन के सिक्के की बात हो रही है यहाँ पर। कुशाना पीरियड ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए कि कैसे सिक्के कुशाना की हिस्ट्री बताते हैं, बल्कि आपको मैंने यही क्वेश्चन कल का डाला हुआ, ठीक है ना। इंडो ग्रीक्स, अब ये जो इंडो ग्रीक्स है ना, इंडो ग्रीक्स है, अगर आप इनके सिक्के देखेंगे, दे आर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बिलिंगुअल, बाय बायलिंगुअल कॉइन्स, ग्रीक एंड प्राकृत, ग्रीक एंड प्राकृत। इससे पता लग रहा है कि हमारे को कंट्रोल करते थे और ट्रेड भी करते थे हमारे साथ। डैश किंग पोर्ट्रेट्स, किंग पोर्ट्रेट्स, ये तीन चीजें इनके पास। सोने के सिक्के का इंट्रोडक्शन हो रहा है, बायलिंगुअल बिलिंगुअल कॉइन्स इनके पास आ रहे हैं, ग्रीक और प्राकृत, और राजाओं के अपने वो है। अब यहां से थापर जी क्या बोलते हैं, थापर जी बोलती है कि भाई साहब, ये सारा का सारा जो हो रहा है ना दौर, ये कहां पर है, वेस्ट में। इन्होंने रूल कैसे किया है, सबसे ऊपर की जो लेयर थी वो थी इंडो ग्रीक्स की। इंडो ग्रीक्स रूल करेंगे आपका सेकंड बीसी से लेकर आपका 1 AD तक, जाते जाते रूल करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट रूल उनका पहले ही खत्म हो जाएगा, बट कैसे होगा, इनके छोटे छोटे एरियाज में, पॉकेट्स में रूल होंगे। उसके बाद इनको रिप्लेस कौन करेंगे, शाक्स, शाकाज, शाकाज को अटैक करेंगे पार्थियंस, लेकिन पार्थियंस को ये भगा देंगे। अब इंडिया में ये कैसे रूल करते हैं, मतलब अगर मैं इसका टॉप का पोर्शन बना हुआ अफगानिस्तान वगैरह, इसको आप हमारा क्या समझो, गुजरात, दिस इज गुजरात। ये आपका विंध्याचल रेंजेस है, ये क्या हो गया आपके मथुरा वगैरह, उज्जैन, ये हमारा कश्मीर है, ऐसे करके याद रखो। ये कश्मीर हो गया, ये हमारे सिंध हो गया, ये हमारे पंजाब हो गया, ये हमारे दिल्ली हो गया। ये एक साथ रूल करेंगे, याद रखना जितने भी आपको मैंने लिखा है। कैसे रूल करेंगे, जो सबसे ऊपर लेयर थी ये थी कुशाना की लेयर, उससे ये नीचे गए कहाँ को, ऐसे करके, ये भी किसकी लेयर होगी अब, कुशान की लेयर। इसके नीचे आते थे शाकाज, ये रूल करते थे शाकाज, बीच वाला आज का पंजाब वगैरह। इसके नीचे आते थे पार्थियंस, यहां रूल करते थे पार्थियंस। और उन सबसे नीचे कौन आते थे, वेस्टर्न क्षत्रप्स, राजस्थान वगैरह, गुजरात वगैरह पोर्शन। तो ये एक साथ रूल करेंगे, और आई भी एक जगह से, ये सारे, मतलब इन्होंने अलग अलग रूल नहीं किया है, ये साइमल्टेनियसली रूल करेंगे, और हिमाचल भारत को ये 4 लेयरों में डिवाइड करेंगे, मतलब फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, राजस्थान टिल कश्मीर, ऐसे करके। सबसे नीचे कौन थे, वेस्टर्न क्षत्रप्स, उसके ऊपर है पार्थियंस, उसके ऊपर है शाकाज, और उसके ऊपर कौन है, कुशांस। और कुशांत इन सबको नीचे धकेलता रहेगा, और क्या करता रहेगा, नैरो करता रहेगा, नैरो करता रहेगा, फिर ये सारे के सारे आस्ते आस्ते लुप्त हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो पार्थियंस थे, ये पार्थियंस थे, ये भाग जाएंगे। जब ये पार्थियंस भागेंगे, ये कहां पहुंच जाएंगे, आज का ईस्ट। कहां भागेंगे, आज का ईस्ट। और वो भी ईस्ट कौन सा, साउथ का ईस्ट। फिर आप देखोगे इनका दोबारा से रीजन्म होगा, रीबर्थ होगा। फिर ये आधे बनेंगे क्या, चालुक्यास। फिर ये क्या बनेंगे आपके, पल्लवाज। इसलिए इनकी नेचर थोड़ी ऐसी थी, ठीक है ना। ये इतना इनको कनिष्क इतना खत्म कर देगा कि दे विल डीकम्पोज, डीकम्पोज। और इसी के नीचे, इसी से आप देखोगे ऊपर गुप्ता खत्म होगा, गुप्ता से निकलेंगे सतवाहन वगैरह। ये है, ऐसे करके पढ़ते हैं एशियन हिस्ट्री को। तभी मैंने बोला कि रीजन इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर समझ आता है कि रूल इनका क्या है, रूल इनका है 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 3 AD, ये मिलके रूल करेंगे। फिर इनको सबको कौन हराएगा,
गुप्तास खुद भी हारेगा, फिर रुद्रधमा वगैरह आएंगे सारे, वो इन्हीं के ही आगे वेरिएंट्स है, रुद्रधमा ऐसे करके, ठीक है ना। नीचे आपके वो चल पड़ेगा, क्या नाम है, चोला चेरा पांड्या, बिल्कुल नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके चलेंगे। तो यहां पर थापर क्या बोल रही है, इसमें लिख दो, थापर इज इक्वल टू, थापर इज इक्वल टू डैश कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटियन नॉर्थ वेस्ट इकोनॉमी, कॉस्मोपॉलिटियन नॉर्थ वेस्ट इकोनॉमी, कि भाई ये जो इकोनॉमी है इट इज कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर। नेक्स्ट लिखेंगे सेलोमन, सालोमन, SALOMON, ये भी हिस्टोरियन है। सोलोमन मेंशंस mentions them as crucial for dating, crucial for dating dash dynastic sequence, dynastic sequence and foreign trade या foreign influence, foreign trade या फिर foreign influence। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं लिख रहे। शाकास पार्थियंस, अगर आपने लिखना है तो लिख दो कमर्शियल कॉइन्स, ट्रेड के लिए कमर्शियल कॉइन्स, ऐसा करके लिख दो बस, कमर्शियल कॉइन्स। कुषाण का सिंपल है, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, इनका तो सिंपल है जी, वी हैव अ वेरी सिंपल अकाउंट ऑफ देम। इसमें लिखो आप थापर, थापर कंफर्म्स, थापर कंफर्म्स डैश मल्टी, इसमें इस वाले में कुषाण वाले में, अब थापर कंफर्म्स मल्टी रिलीजियस डिक्टेशन, मल्टी रिलीजियस डिक्टेशन, बुद्धिज्म प्लस भगवतिज्म, बुद्धिज्म प्लस भगवतिज्म स्लैश ग्रीक, स्लैश ग्रीक। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखेंगे जॉन रोजनफील्ड, अलग से लिखो इसको, जॉन रोजनफील्ड, ROSENFIELD, जॉन रोजनफील्ड marks it as, marks it as dash the rise of imperial ideology in India, the rise of imperial ideology in India, imperial ideology in India। नेक्स्ट लिखेंगे राय चौधरी, राय चौधरी mentions socio religious aspect, sorry, religio economic aspect, रिलीजो RELIGO, रिलीजो, मैं बताता हूं बस एक मिनट, रिलीजो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। थापर बोलती है कॉस्मोपॉलिटियन नॉर्थ वेस्ट इकोनॉमी, की अर्बनाइजेशन आ चुकी है नॉर्थ वेस्ट में, तो अर्बनाइजेशन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन, ताकि रिपीट ना हो, है तो अर्बनाइजेशन का मतलब ही, ठीक है ना। जॉन रोजनफील्ड बोलता है कि इंपीरियल आइडियोलॉजी शुरू होगी भारत में, इससे सभी दूसरे पेपर आक्रमण करेंगे, इससे पहले थोड़ा शांति थी, अब आप देखोगे सब बड़ा बनना चाहेंगे, एम्परर बनना चाहेंगे, अब रुकेंगे नहीं। और राय चौधरी क्या बोलता है, रिलीजियो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स, मतलब पहली बार, पहली बार इकोनॉमी को यूज किया जाएगा किसी धर्म को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल इसमें लिखो रिलीजियो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स डैश मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज फंडेड, मोनेस्ट्रीज फंडेड
मोनेस्ट्रीज फंडेड वाया कॉइन्स, कुषाण, कनिष्क। मोनेस्ट्रीज फंडेड वाया कुषाण कॉइन्स। तो अब क्या हो गया है, कौन सा धर्म शुरू हो गया है, मटेरियलिस्टिक धर्म, मतलब बुद्धिज्म तो हुआ है, महायान बुद्धिज्म आएगा वो, लेकिन अब इसके बाद जो भी धर्म होगा उसमें क्या जाएगा, पैसा। एलिमेंट हो। आपका रिलीजन डिस्टर्ब हो गया है अब। पहले था सोशियो रिलीजियस एक्सपेक्ट्स, अब चलेंगे रिलीजियो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। ये बड़ा क्रूशियल फेज था इसका। ये पूछते हैं कि किस तरीके से उसने, अब आप इसको कहाँ डालोगे बुद्धिज्म में, कि बुद्धिज्म कैसे महायान पे आया। महायान का मतलब यही है, चाणक्य थ्योरी आ जाए, सॉरी वो आ जाएगा आपके पास, चरक संहिता। वो रेप्लिकेट करेगा वेद को, जो ऋग्वेद में था ना, जो ऋग्वेद में लिखा है वही कनिष्क रेप्लिकेट करेगा बुद्धिज्म के साथ। उसको यह समझ आया कि अगर मुझे बुद्धिज्म को जिंदा रखना है तो मुझे दिखावा करना पड़ेगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे कि कौन बुद्धा था। इसीलिए वो बुद्धा की मूर्तियां बनाना शुरू कर देगा, इसीलिए वो बुद्धा के लिए क्या करेगा, टेम्पल्स बनाएगा। इसीलिए वो भिक्षा वगैरह को क्या बोलेगा, मटेरियलिज्म में जाओ, क्या करो, दिखावा करो। दिखावा करने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसे। तो ऋग्वेद में आयुर्वेद है, और महायान बुद्धिज्म में क्या है, चरक संहिता। दवाइयां बनाना शुरू कर देगा ये आयुर्वेद से। उस आयुर्वेद को यूज करेगा ये दवाइयां बनाने के लिए। आयुर्वेद का मतलब दवाई बनाना नहीं है। ऋग्वेद में, आयुर्वेद में क्या था कि आप योगा करो, प्राणायाम करो, वर्जिश करो, ठीक हो जाओगे, घर में उपचार करो। जो आप अभी आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हो ना, इट इज बुद्धिस्ट फिलोसफी। दवाइयां, घर के उपचार, उसने आयुर्वेद से ये निकाल दिया, उसने क्या बना दी, चरक संहिता ही बना दी। इतना खतरनाक था कनिष्क, उसको पता था कि ये धर्म खत्म हो जाएगा अगर इसको हम प्रोपेगेंडा नहीं रखेंगे इसका। तभी वो जो कुंडवलम में जो क्या करेगा, लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करेगा, उसने यही बोला, महायान चलाओ बोलते हैं अब। इसके बाद जितने भी वेरिएंट आएंगे सारे क्या होंगे, महायान। इसीलिए तो किसको प्रॉब्लम होगी, गुप्त को, समुद्रगुप्त को, क्योंकि अब दो धर्म बराबर के हो गए। हिंदुइज्म में भी पैसा था और बुद्धिज्म में भी पैसा था, और बड़े बड़े किले बने हुए हैं, टीले बने हुए हैं, स्तूपा बने हुए हैं, बॉन्ग वो बने हुए हैं। तो अब मैं किसी धर्म को कैसे खत्म कर सकता हूं, उसकी निशानियां मिटा के। तो अब मैं डिस्ट्रॉय करना शुरू करूंगा, ऐसे करके डेवलप होती है इसमें हिस्ट्री, दो धर्मों की लड़ाई। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें क्लासिक गोल्डन एज 320 से लेकर 550 एडी। क्लासिक गोल्डन एज डैश, क्लासिक गोल्डन एज डैश 320 से 550 एडी। गुप्त, गुप्ता दिनार्स, गुप्ता दिनार्स डैश डैश Guptas became the first dynasty. Guptas became the first dynasty to issue gold coins, gold coins, dinars at large scale या in large scale, बहुत बड़े स्केल में, is equal to high purity gold, is equal to high purity gold, कॉमा संस्कृत, कॉमा संस्कृत लेजेंड्स, किंग्स इन पोजेस, राजा अपने पोज दे रहे हैं, किंग्स इन पोजेस डैश डैश, it represents, it represents संस्कृत कॉस्मोपोलिसिस, it represents संस्कृत कॉस्मोपोलिसिस, मतलब संस्कृत अर्बनाइजेशन, संस्कृत अर्बनाइजेशन, COSMO कॉस्मोपोलिसिस, POLOSLIS या अर्बनाइजेशन, एंड संस्कृताइजेशन ऑफ सोसाइटी, एंड संस्कृताइजेशन ऑफ सोसाइटी। एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, संस्कृताइजेशन ऑफ
सोसाइटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरगल पार्ट। अब इकोनॉमी कैसी है? संस्कृत। ठीक है जी, इसमें लिखेंगे आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार इज इक्वल टू क्लासिकल गोल्डन एज, क्लासिकल गोल्डन एज। डैश राइज इन इकोनॉमी, हाँ राइज इन इकोनॉमी इज इक्वल टू रॉयल आइडियोलॉजी, रॉयल आइडियोलॉजी, राइज इन इकोनॉमी डैश रॉयल आइडियोलॉजी। ये भी इनका बड़ा फेमस एक्सपेक्ट है यहां पर, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी। थापर एंड शर्मा रिमार्क्स, थापर एंड शर्मा रिमार्क्स वैदिक रिवाइवल, वैदिक रिवाइवल की जो वैदिक कल्चर है वो यहां पर क्या हो चुका है भाई, पूरे तरीके से रिवाइव हो चुका है, या रिवाइवल ऑफ वैदिक कस्टम्स या जो वैल्यूज है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पोलक, POLLOCK, पोलक, POLLOCK, पोलक mentions about rise in culture, पोलक mentions about rise in culture। जैसे वीना प्लेइंग, उसके सिक्के में वो वीना बजाते हुए भी दिख रहा है, वीना प्लेइंग, समुद्रगुप्त, वीना प्लेइंग समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है जी, कॉमा कोर्ट कल्चर, उसके कुछ उसमें कोर्ट भी दिख रहे हैं, उसका अपना कोर्ट, कोर्ट कल्चर एंड एंड बुक्स, बुक्स इज इक्वल टू लिटरेरी डेवलपमेंट। हम सबको पता है कि इसके टाइम पे बहुत कुछ कुछ बना है, बहुत सारी किताबें, जीरो, अर्थ आर्यभट्टा वगैरह। तो पोलक यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे शर्मा, आर ए शर्मा, हाउएवर, हाउएवर confirms late debasement, destabilization, late destabilization is equal to crisis, is equal to crisis, is equal to crisis। बस खत्म हो गया आपके सिक्के। अब देखो मैं आपको कहाँ यूज करना है ये सब अब आपको हम बताता हूं, उसके बाद एक आपको पता लगेगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री, स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री। अभी जितना आपने लिखा इसको अपने माइंड में रखो या अपने नोट्स में रखो, इसको यूज हम कैसे करेंगे वो यहां पे निकलेगा। अब टॉपिक का नाम क्या है? स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री। अगेन अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक, ठीक है ना। डायरेक्ट स्कूल के बारे में लिखने को भी आ जाता है जीएस में, ऑप्शन में नहीं, जीएस में। जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सबलॉटरन स्कूल, सीधा लिख दिया, सीधा क्वेश्चन, और वो भी अलाइड में, एक होता है कि एचएस में आए, एक होता है उसमें, ठीक है ना। तो स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये। अब स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री में जो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा दैट इज द ओरिएंटलिस्ट, ORIENTALIST, ओरिएंटलिस्ट स्कूल। ओरिएंटलिस्ट, और इससे निकलेंगे क्या? कोलोनियलिस्ट, मतलब यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन, UTILI, UTILITARIAN,
यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज की यूटिलिटी, यूजेज को निकालना चाहे। ये दोनों ब्रिटिश स्कूल ही है, दीज टू आर ब्रिटिश स्कूल्स, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ओरिएंटलिस्ट आएंगे 18 से 19 सेंचुरी वाले, और जो कॉलोनिस्ट है वो आ जाएंगे 19 से 20th सेंचुरी वाले। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल्स। अब आप समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट के बारे में। ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं जो भारत को, आपने इसको रफ में लिखना है क्योंकि हमने समझने हैं ये, मतलब रफ नोट्स बनाओ इसको। जो भारत को क्या समझते हैं? एंशियंट समझते हैं, पुराना समझते हैं, प्राचीन समझते हैं। लेकिन इनका जो प्राचीन समझने का जो नजरिया है वो हमें परेशान नहीं करता लार्जली। क्यों? क्योंकि इनका जो प्राचीन समझने का नजरिया है, इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर, कि भारत के जो लोग थे या भारत जो है वो क्या है? नेचर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। और भारत एक क्या है? अपने में ही एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता है। ये इनकी सोच है। ओरिएंटलिस्ट क्या समझते हैं, या ओरिएंटलिस्ट यहां पर क्या सोच रहे हैं कि भारत जो है वो प्राचीन है, वो एक सभ्यता है। और वो सभ्यता कैसी है? इट इज अ स्पिरिचुअल वर्ड, स्पिरिचुअल काम है इनका यहां पर। और इस स्पिरिचुअल वर्ड को जो चीज हमें बताती है वो क्या बताती है? केवल और केवल संस्कृत टेक्स्ट्स, वेद, पुराण, एपिक्स, ब्राह्मण, अर्यंकास वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये लोग किसके ऊपर अपनी हिस्ट्री को दिखाते हैं? वैदिक पीरियड के ऊपर। और इनका जो मेन सोर्स है वो क्या है? वैदिक सोर्स। मतलब ये आर्कियोलॉजी को क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज। ये आर्कियोलॉजी को क्या करते हैं? नजरअंदाज। ये कुछ नहीं बोल रहे, सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, ये किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। मतलब इन्होंने भारत के प्रति, इंडो के प्रति एक लॉजिक क्रिएट करके रखा है कि पीपल आर स्पिरिचुअल, ओल्ड सिविलाइजेशन है, वैदिक पीपल है। इसीलिए इन्हें इंडो लॉजिक भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज इंडो लॉजिक। दीज आर ऑल्सो नोन एज इंडो लॉजिक या फिर इंडो लॉजिस्ट। इंडो लॉजिक या फिर इंडो लॉजिस्ट, इनका एक स्पेसिफिक लॉजिक है हम लोगों के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? ये क्या बोलते हैं कि भारत में एक कॉन्टिन्यूटी फ्लो करती है, जो आपको डिबेट्स आती है लिखने को ऑप्शनल में। भारत में कॉन्टिन्यूटी डिबेट में आएगा ये किसकी? कि भारत में आज भी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है, और भारत में आज भी रिलीजियस कॉन्टिन्यूटी है। कब? 19th 18th सेंचुरी में भी आज भी भारत में एंशियंट वैदिक कल्चर्स है और वैदिक रिलीजन है। तो दे टॉक अबाउट रिलीजियस एंड वैदिक कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडिया, कि आज भी ये है। तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं? इनको ये कब पता चला कि ऐसा है? जब इन्होंने भारत का जो पास्ट था उसको क्या किया? रिकवर किया। दे रिकवर्ड इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। दे रिकवर्ड इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। दे रिकवर्ड इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। लेकिन उसके चक्रों में दे इग्नोर्ड इकोनॉमी, दे इग्नोर्ड सोसाइटी, एंड दे ऑल्सो इग्नोर्ड लाइफ। उन्होंने टोटल की टोटल जो भारत की डाइवर्सिटी थी, हमारे पास तो बहुत कुछ था, हमारे पास तो आर्कियोलॉजी से क्या क्या लग रहा है पता? कि अर्बनाइजेशन है, सिक्के है, ट्रेड करते थे फॉरेन के साथ, बहुत पुरानी सभ्यता है, सब इग्नोर किया। मतलब ये क्या बोल रहे कि लाइफ कहां से शुरू हो रही है? वैदिक एक्सपेक्ट के आसपास, सही मायने में। लेकिन हमारे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इग्नोर ही कर दी सारी की सारी। तो ये बोलते हैं कि इनका आर्ग्यूमेंट, इनको कैसे, इनकी कमी क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ये
इग्नोर करेंगे। दे इग्नोर्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बेसिकली, जो अभी हमने पढ़े हैं उससे देखो क्या क्या पता चला। तो उन्होंने भारत की इकोनॉमी, सोसाइटी, लाइफ को इग्नोर कर दिया, और उन्होंने भारत की डाइवर्सिटी को ही इग्नोर कर दिया, और भारत के लिए एक नया शब्द निकाला कि भारत क्या है, स्टैटिक। दे बिलीव्ड दैट इंडिया इज स्टैटिक, तो उन्होंने इग्नोर किया। क्योंकि उनकी, अच्छा ये भी बता देता हूं, बहुत सारे स्कूल्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन हर स्कूल एक एक थॉट एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंडर आएगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी और एक डिफरेंट सरकमस्टांस होगा। उस डिफरेंट सरकमस्टांस में मुझे पैसे दिए जाएंगे कि तू ये काम कर, तो मेरे को वही देना पड़ेगा जो क्राउन मांग रहा है। तो मेरी ऑब्जेक्टिव पहले से डिफाइंड है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले से डिफाइंड है। तो जब मेरा ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है तो मेरी अप्रोच भी क्या होगी, डिफाइंड होगी। जब ऑब्जेक्टिव डिफाइंड था, सिचुएशन डिफाइंड थी, तो मेरी अप्रोच डिफाइंड होगी। जब अप्रोच डिफाइंड होगी तो हर जगह नोशन क्या होंगे, डिफाइंड। तो मतलब उन्होंने सिर्फ इन दो बेसिक एस्पेक्ट्स हाँ, ताकि भारत क्या लगे, स्टैटिक लगे, कि भारत कभी बदला ही नहीं है, भारत ऐसा ही है। अभी अब इतना दिमाग में रखो, भारत ऐसा ही है, भारत कभी बदला नहीं है, इंडिया इज स्टैटिक, कंटिन्यू है। लेकिन ये बंदे कौन कौन थे, अगर आपने देखा होगा, एक हो गए मैक्स मुलर साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्स मुलर। फिर हो गया आपके पास विलियम जोन्स, इन्होंने कॉर्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वगैरह बनाएंगे ये लोग। जेम्स प्रिंसेप, अशोका के एडिक्ट्स को वो करने वाले, जेम्स प्रिंसेप। और विंसेंट स्मिथ, ये पहले देखना कैसे इसकी नेचर बदलती है। ये चार बंदे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, दे टोल्ड अस, भाई इंडिया इज स्टैटिक। इफ इंडिया इज स्टैटिक, इफ इंडिया इज स्टैटिक, देन वी शुड कम, वी मीन्स हु, ब्रिटिशर शुड कम, बिकॉज ब्रिटिश इज प्रोग्रेसिव। तो इनका ऑब्जेक्टिव था भारत की सिविलाइजेशन में कमी निकालना। इनका काम होगा उस कमी को एक्सपोज करके हमारे को जस्टिफाई करना कि हम रूल क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता था ये कब है, 19वीं सेंचुरी है। 19वीं सेंचुरी का क्या मतलब है, आपके 1800 से 1899, उससे पहले 19वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी क्या हो गया आपका 1700 से 1799। यहां पर एजुकेशन नहीं है, यहां पर जस्टिफाई नहीं करना। लेकिन इनको पता है कि एक ईयर आएगा बीच में, हम जरूर लाएंगे वो ईयर 1835, मैकॉले मिनट, और हम उनको पढ़ाएंगे लोगों को। जब हम लोगों को पढ़ा देंगे तब लोग हमसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चन, कि तुम यहां क्या कर रहे हो। इसीलिए उस क्वेश्चन का वो आंसर तैयार कर रहे हैं। आंसर तैयार करने से पहले वो क्या कर रहे हैं, स्टडी, क्योंकि उनका एग्जाम कब होगा, 19th और 20th सेंचुरी में। तो क्वेश्चन पूछने वाला कौन होगा, राजा राम मोहन रॉय, वो सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन पूछने वाले कौन होगी, कांग्रेस, वो सेटिस्फाई होगी। अंबेडकर, वो भी सेटिस्फाई थे, दे ऑल वांटेड। तभी तो हम बोलते हैं मिडिल क्लास चाहती थी कि ब्रिटिशर्स हमको रूल करे, क्योंकि हम ऑर्थोडॉक्सी में नहीं जाना चाहते। ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इंडिया इज ऑर्थोडॉक्स। अब अगर मैं वेद बोल रहा हूं ना कि वेद कल्चर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अनटचेबिलिटी। इनको, इनके अगेंस्ट काम कौन करेगा, राजा मोहन रॉय। तो ब्रिटिशर्स क्या हो गए, प्रोग्रेसिव, क्योंकि उन्होंने क्या ठीक किया, ऑर्थोडॉक्सी को। ऐसे करके उन्होंने हमारा माइंड वॉश किया है। समझ आया आपको, ये समझ आया आपको हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो इनका काम है सिर्फ अगली क्लास के लिए बेस तैयार करना। अगली क्लास इतनी रेडिकल लेना कि वो इतनी अभी प्रिंटिंग का ही नहीं, प्रिंटिंग आनी अब होगी शुरू 1800 में, आशा से करेंगे प्रिंट। समझा ना आपको रेडिकलनेस। तो ये है बेसिकली इसका। तो कॉलोनिस्ट क्या समझते हैं, कॉलोनिस्ट समझते हैं कि ब्रिटिश आर स्टैटिक एंड दे टेक ओरिएंटल इनटू अकाउंट, ओरिएंटलिस्ट्स इनटू अकाउंट दैट इंडिया इज स्टैटिक। Colonists believe that British
is progressive, Britishers are progressive, and they take Orientalist ideology या Orientalist studies that India is static. Thus India needs thus India needs British civilization. India needs British civilization to to flourish, to progress, and come out of orthodoxy. समझ आया जी? Yes. तो ओरिएंटलिस्ट सोचते हैं कि इंडिया स्टैटिक है, कॉलोनिस्ट बोलते हैं कि इंडिया स्टैटिक है और हम प्रोग्रेसिव है, इसलिए ब्रिटिशर्स जरूरी है भारत को चलाने के लिए, भारत को उठाने के लिए और भारत में ऑर्थोडॉक्सी को खत्म करने के लिए. हेंस दे जस्टिफाई ब्रिटिश रूल. दे जस्टिफाई ब्रिटिश रूल, क्योंकि उनसे पूछेंगे कि तुम क्यों रूल कर रहे हो, तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा. अब ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये जस्टिफाई करेंगे कैसे? एक, चेंज से, कि हम बदलाव लाएंगे, अच्छा बदलाव, गुड चेंज, मतलब ऑर्थोडॉक्सी खत्म करेंगे. और हम कंटिन्यू भी रखेंगे, क्या? गुड रूल. तभी तो एक एक्ट आएगा 1858 में. कौन सा? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. 1935 में गुड गवर्नमेंट एक्ट. समझा रहे हैं आपको? तो ये बोलेंगे कि हम सब कुछ गुड कर देंगे. हम जस्टिफाई करते हैं कि हम चेंज भी अच्छा लाएंगे और कॉन्टिन्यूटी भी अच्छी रखेंगे. तो जो अच्छी चीजें हैं वैदिक पीरियड की वो तो कंटिन्यू रहेगी, जो बुरी चीजें हैं वैदिक पीरियड की वो हम खत्म कर देंगे. ऐसी इनकी सोच है. तो अच्छी चीज क्या हो सकती है? मान लो अच्छी चीज होगी वैदिक पीरियड में हमारा अपना धर्म. तो उन्होंने, देखो, ब्रिटिशर्स ने कभी धर्म के खिलाफ पंगे नहीं डाले हमारे को. इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ाई की, करवाई, वो हमारे को, वो उनका हिडन एजेंडा है. अब दे नेवर क्वेश्चन हिंदुइज्म, येट दे प्रमोटेड इस्लामिक कल्चर, हेंस दे मेड मुस्लिम लीग, करजन. तो ये दो धारी तलवार है. अब दो धारी तलवार, अच्छा भी कर रही है, बुरा भी कर रही है. ठीक है ना? ये है. अब अच्छी चीज इनके लिए क्या है? मिडिल क्लास, बोर्गवीज क्लास, वो उन्होंने कंटिन्यू रखी. बुरा क्या था इनके लिए? ऑर्थोडॉक्सी, उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद रखते थे ऑर्थोडॉक्सी. अब इसके लिए इनकी एक आइडिया क्या था? इसके लिए इनका आइडिया था कि इंडिया इज बैकवर्ड. इंडिया क्या है? इंडिया एक बैकवर्ड नेशन है. इंडिया एक बैकवर्ड सोसाइटी है. और इंडिया में जो सिविलाइजेशन है इट इज मिसिंग. ये भी याद रखना, ये क्या बोलते थे? सिविलाइजेशन इज मिसिंग. जैसे जेम्स मिल, जेम्स मिल बोलता था कि इंडिया में सिविलाइजेशन ही नहीं है, ना कभी बन सकती. जैसे विंसेंट स्मिथ, देखो दोनों जगह आ गया ये, विंसेंट स्मिथ. फिर होगा आपके डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, विलियम हंटर, हंटर कमीशन वाला. और एक होगा एल्फिनस्टोन, जो आपके अफगानिस्तान में मरेगा. फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे, एल्फिनस्टोन. एल्फिनस्टोन याद रखना. अब इनके जो सोर्सेस थे, इनके सोर्सेस क्या थे? इनके सोर्सेस थे एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस, अपने खुद के, कि हम ऐसे बदलाव लाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस एंड फिलोसफीज. दे फोकस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस एंड फिलोसफी, फिलोलॉजी. दर्द हो रही है? पानी पी लो. दे फोकस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज एंड फिलोसफीज. ठीक है जी. Yes. अब इसकी फिलोसफी क्या है? अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम. ये बिलीव करते हैं कि जो इंडिजीनियस सिस्टम है, मतलब जो भारत का खुद का सिस्टम है, वो क्या है? इन एफिशिएंट. दे बिलीव्ड इंडिया सिस्टम, इंडियन सिस्टम इज इनएफिशिएंट. भारत का जो खुद का सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है. और
इन्होंने क्या शुरू किया? दे स्टार्टेड रेशियल प्रोफाइलेशन। दे स्टार्टेड रेशियल प्रोफाइलेशन। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। रेशियल हो गए ये। और ये जो फिलॉसफी थी, ये क्या थी? रेशियल फिलॉसफी, रेशियल हायरार्की ऑफ आर्यन इन्वेजन। अपने आप को क्या बोलेंगे ये अब? हमें आर्यंस, हमने पहले भी तुमको रूल किया है, अब भी हम तुमको रूल करेंगे। तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, वो कौन देगा? जेम्स मिल। क्यों देगा? उसको हमारे को नीचा दिखाना है कि तुम को हम रूल करके रखेंगे बस। रेशियल प्रोफाइलेशन शुरू कर दी। और इन्होंने भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ के रखा है? ये समझते हैं कि भारतीय जो है केवल और केवल क्या है? पैसिव रेसिपिएंट्स। ये भारत सिर्फ क्या है? पैसिव रेसिपिएंट्स, कि हम लोग सिर्फ चीजों को रिसीव करने वाले हैं। हम एक्टिवली कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम आईएएस नहीं बन सकते, हम आर्मी जनरल नहीं बन सकते, हम गवर्नर नहीं बन सकते, हम लॉ मेकिंग नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम ये कर ही नहीं सकते, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सकते। इसीलिए जो लड़ाइयां होगी ना, वो लड़ाइयां कैसी होगी? एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू आईसीएस, सुरेंद्र बनर्जी, वो क्या है? नेशनलिस्ट अप्रोच, कांग्रेस वाली। एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लड़ाई कैसी होगी? एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो एम एन रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू क्या बोलेंगे? सारे की कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। गुस्से में आके बिरकनहेड क्या बोलेगा? बनाओ फिर, बिरकनहेड चैलेंज। फिर क्या बनेगी? नेहरू रिपोर्ट। लेकिन तब तक इन्होंने इतना डिवीजन कर दिया होगा कि मुस्लिम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हिंदू महासभा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, खुद कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और खुद उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या बोलते थे कि इंडियंस आर इनएफिशिएंट, रेशियली तुम बड़ा काम कर ही नहीं सकते, तुम सिर्फ झाड़ू पोछा लगा सकते हो। इसलिए हमारी ना सैलरी बढ़ेगी, हमारी ना प्रमोशन होगी, हम मिलिनल वर्क करेंगे बस। तभी तो हम, यही तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो सारी। और इसने क्या किया? इन्होंने हमारी सोसाइटी को इग्नोर किया, इन्होंने हमारी डाइवर्सिटी को इग्नोर किया। दे इग्नोर्ड आर कास्ट, दे इग्नोर्ड आर सोसाइटी, दे इग्नोर्ड आर स्टेट। इन्होंने सब कुछ इग्नोर किया, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा एक्सपेक्ट है वो किसके ऊपर है? कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो उन्होंने सोसाइटी को इग्नोर किया, उन्होंने डाइवर्सिटी को इग्नोर किया, उन्होंने कास्ट को इग्नोर किया, और उन्होंने स्टेट को इग्नोर किया। और अगर पढ़ा, या तो क्या किया? इग्नोर। और अगर पढ़ा तो उसको क्या कर दिया? मिस इंटरप्रेट। ये तो किसी काम के नहीं है जी। दे मिस इंटरप्रेटस, कि किसी काम के भी नहीं है। तो ये लोग क्या थे? ये लोग थे बेसिकली यूरोसेंट्रिक। ये एक प्रेजुडिस से आए, पहले से इनका माइंडसेट कैसा था कि किसी काम के नहीं है। तो अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी पढ़ेंगे, उसमें भी इनको यही लगेगा किसी काम के नहीं है। ये लिटरेरी सोर्सेज भी पढ़ेंगे, उसमें भी क्या लगेगा? किसी काम के नहीं। मतलब जब, मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम बैठे तो है, पर जो टीचर बोल रहा है वो सुनना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइंडसेट करके रखा है कि गलत, वो गलत ही बोलेगा तू, बेशक वो ठीक भी बोल रहा है। तो उनका जो प्रेजुडिस था वो ऑलरेडी सेट था, इग्नोरेंस थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक चीज पढ़ी, इन्होंने सिर्फ एक चीज पढ़ी। वो क्या पढ़ी? कि पहले जमाने में भाई सोसाइटी में डाइवर्सिटी नहीं थी, कास्टिज्म पूरा था, सोसाइटी पूरी खत्म थी। ये पढ़ा इन्होंने। और उन्होंने बोला कि भारत में, बोला एक ही हिस्ट्री चलती है, वो क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री। और वो हिस्ट्री किसकी होती है? राजाओं की। और राजाओं की है, तो अभी किसकी चलनी चाहिए? एलीट की। इसलिए किसके साथ अच्छा रहेंगे ये? एलीट क्लास के साथ। इन्होंने सोच लिया था कि भारत को किसने रूल किया है? एलीट क्लास ने। तो जिंदगी भर हम एलीट क्लास के साथ ही रहेंगे। इसीलिए इन्होंने किसको बनने दिया? कांग्रेस को। नहीं तो कांग्रेस उन्हें बनने नहीं देनी थी, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में जो कंटिन्यूटी है वो सिर्फ किसकी है? पॉलिटिकल की। और पॉलिटिक्स किसकी होती है? एलीट क्लास। एलीट क्लास में कौन कौन है? क्षत्रिय और ब्राह्मण। इसीलिए कांग्रेस जो बनेगी उसमें ब्राह्मण से क्षत्रिय थे, लेकिन ऑक्यूपेशन क्या था? डॉक्टर, लॉयर वगैरह। कास्ट के बंदे तो पढ़ ही नहीं सकते थे,
समझ आ रहा है? जब हम कांग्रेस की फॉर्मेशन देखते हैं ना, सबसे ज्यादा क्या थे? लॉयर्स, फिर क्या थे? डॉक्टर्स, फिर क्या थे? टीचर्स। लेकिन अगर आप देखोगे कांग्रेस में भी क्या है? अनटचेबिलिटी। ये तो महात्मा गांधी है जो काकीनाडा सेशन में अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन करता है और अनटचेबिलिटी खत्म करेगा। तो एलीट क्लास का मतलब यहां पर क्या है? क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन्होंने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। ट्राइबल्स को तो ये गोलियां मार देते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन जब जेल होगी ना, इनको कुछ टाइम में छोड़ देंगे एलीट क्लास को। एलीट क्लास को ये चला सकते थे, तो इनकी आइडियोलॉजी थी बहुत पहले से। अब इनको क्या लगा कि ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये बोलते हैं कि भाई एक तो हिंदू हिस्ट्री है, एक मुस्लिम हिस्ट्री है, और अब एक कौन सी हिस्ट्री है? ब्रिटिश हिस्ट्री है। सो दे विल बी द वन टू डिवाइड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जेम्स मिल, दे विल बी द वन, विंसेंट, टू डिवाइड हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन रिलीजियस फेजिस या रिलीजियस लाइन्स। अब पढ़ते हैं एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। Yes. समझ आया ना? अब हम पढ़ते हैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ये है जी आपके दो मेजर स्कूल। अच्छी चीजें उठाई, क्यों? विश्वास दिलाने के लिए कि हम अच्छे हैं। जब उनको मौका मिला, उस चीज को उन्होंने काउंटर कर दिया। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ओंटोलिस्ट बहुत अच्छे हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कॉलोनिस्ट बहुत गंदे। कॉलोनिस्ट में कुछ अच्छे भी आएंगे, जैसे कौन? विलियम बेटनिक। हम रिपन को इग्नोर नहीं कर सकते ना। रिपन इज अ रिपन इज इन 19th सेंचुरी। रिपन। ये ना जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, हम्म। जैसे रशिया ने अगर कोई यूएस में कोई स्पाई भेजना है तो पहले उस सोसाइटी की स्टडी करेंगे, बस कैसे बिल्कुल सेम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो सर उन्होंने भी यही भेजा, यही भेजा। तो हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते सबसे पहले काम शुरू किया था नीदरलैंड्स ने। बंदा था जॉन वैन ह्यूगल, हैं। यस उसको सर। भेजा था सबसे पहले। जॉन वैन ह्यूगल को, उसने किताब लिखी थी एक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसमें किताब में एक राजा का वर्णन था, अशोक, सॉरी अकबर, कि भाई वहां पे सब कुछ होता है अकबर से होता है, मुस्लिम रूल है, प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा है, वहां जाते ट्रेड करने। ऐसे खुलेगी कहानी। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इज बिकॉज ऑफ जॉन वैन ह्यूगल। उसके बाद आएगा जॉन मिल्टन हॉल, पैदल इंडिया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर वो क्राउन के पास जाएगा, बोलेगा कि मैं तो रेकी करके आ गया, ऐसे से जाऊंगा मैं। बोले मेरे को कंपनी बनानी है। कंपनी का नाम क्या रखा उसने? जॉन कंपनी। क्राउन ने बोला कि भाई नाम चेंज कर, हमारे नाम से जा। फिर कंपनी का नाम क्या पड़ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सर एक और स्टोरी है, एक फ्रेंच था शायद आई गेस ना साउथ में। तो सर उसने ये ऑब्जर्व किया था कि उसके पास में एक राजा अप्रोच लेकर आया था कि तुम इसे बर्बाद कर दो। मतलब एक और राजा, मैं उसका एग्जैक्टली नाम भूल गया, तो मैं तुम्हें इतनी लैंड दूंगा और इतने पैसे दूंगा। फ्रेंच तो नहीं था वो, पोर्चुगीज था शायद, अच्छा उसको हाँ शायद पकड़ के हाँ रखा हाँ। था। फिर वो भाग गया था। यस सर। तो मतलब हाँ, बेसिकली मैं उसका उनको नाम कुछ भूल भी गया। आइडिया हुआ कि आइडिया इसको हुआ कि तोड़ा जा तोड़ा सकता जा है। सकता है, क्योंकि अरब्स और हिंदू एम्पायर रूल करी थी डेक्कन और साउथ की लड़ाई में। पोर्चुगीज था वो ना। उसको वो भाग गया था, और वो भेष बदल के रहा काफी टाइम, सब कुछ लिख के ले गया पोर्चुगीज। किंग एमेन्यूल का बंदा था वो, बहुत खास ऐसा सा कुछ था, स्पाई था बेसिकली वो पहले। पर वो ऐसे मतलब, हम लोग ठीक बोल रहे हो, मैं बंदे का नाम खुद भूल गया। ये है आपकी दो अप्रोचेस बेसिकली, दो। अब इन सबको काउंटर कौन करेंगे? नेक्स्ट अप्रोच, नेशनलिस्ट। लास्ट टॉपिक है ये, नेशनलिस्ट अप्रोच। ठीक है ना? ये सबसे क्रूशियल है जी हमारा, क्योंकि हमारा जो पूरा हिस्ट्री का जमघट है वो इसी के ऊपर बसा हुआ है, अप्रोचेस के ऊपर। Yes. हमने वो ऑब्वियसली एक जीएस के सब्जेक्ट को ऑप्शनल के सब्जेक्ट से क्या डिफरेंट करेगा? अप्रोच। ठीक है ना? नेशनलिस्ट अप्रोच। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक बॉक्स बनाएंगे आप। अब आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन कहां से आते हैं। देखो, एक अप्रोच हमने पढ़ी, कोलोनियलिस्ट अप्रोच। अभी जो कोलोनियलिस्ट थे, इनका सिंपल सा मतलब है, इंडिया इज इनएफिशिएंट, और इंडिया ने जिंदगी में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं की है। कंसेप्ट क्या है? नो प्रोग्रेस कंसेप्ट। तो जो कॉलोनिस्ट थे, यूटिलिटेरियन थे, ये क्या बोलते थे कि भारत में भाई कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, देर इज नो प्रोग्रेस इन इंडिया। कब से लेकर? जब से समाज बना है। इस नो प्रोग्रेस को एक टर्म दिया गया जिसका नाम था डार्क एज। इस नो प्रोग्रेस को एक टर्म दिया गया जिसका नाम था डार्क एज। ये डार्क एज टर्म जो दी गई थी, ये क्यों दी गई थी?
टू शटर द प्राइड ऑफ इंडिया। भारत की जो स्वाभिमान था, भारत में लोगों का जो प्राइड था, उसको तोड़ने के लिए ये टर्म दी गई थी, क्या? डार्क एज। और एल्फिनस्टोन और हंटर ने मिलके 3 डार्क एज यहां पर हमको बताई। जो पहली डार्क एज थी, हैरानी है कि वो क्या थी? मौर्यन। जो डार्क एज थी वो क्या थी? मौर्यन। जो अगली डार्क एज थी वो क्या थी? अर्ली मेडिवियल, पोस्ट गुप्ता बेसिकली। अगली जो डार्क एज थी वो क्या थी? गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। और अगली डार्क एज क्या होगी? 18th सेंचुरी, क्योंकि वो खुद आएंगे। तो इंडिया में 3 डार्क एज है, ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वाई 18th सेंचुरी इज नोन एज अ डार्क एज, वाई मॉडर्न पीरियड इज नोन एज डार्क एज, ऐसे से करके डार्क एज। 3 डार्क एज बताई। अब डार्क एज बोलने का तरीका क्या था भाई? एक तो क्या हुआ है, फॉरेन अटैक्स हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई है, और जिसकी वजह से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, नो प्रोग्रेस, ये भी बोलते हैं। और लास्ट में बोलते हैं कि देयर विल बी नो पॉलिटिकल यूनिटी, क्योंकि कौन सी हिस्ट्री बताते थे? पॉलिटिकल हिस्ट्री। देयर विल बी नो पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। अगर आप देखोगे मौर्यन के बाद क्या होगा? टूट जाएगा सब कुछ। गुप्ता के बाद क्या होगा? सब कुछ टूटेगा। और डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद क्या होगा? रीजनाइजेशन हो जाएगी, डिक्लाइन ऑफ मुगल, ऐसे बोलते हैं ये। अब ये क्या बोलते हैं कि तुमको कुछ भी नहीं आता। इस डार्क एज से बाहर निकालने के लिए कौन आएंगे? ब्रिटिश। क्योंकि तुम लोग हमारा क्या हो? वाइट मैन बर्डन। इस डार्क एज से बाहर निकालेंगे हम तुमको, क्योंकि तुम क्या हो हमारे? डार्क एज में वाइट मैन बर्डन। इस इस अप्रोच को, इस मिशन को उन्होंने अपना जिंदगी का क्या बना दिया? आधार बना दिया। जब मैं किसी चीज को प्रूव करता हूं और किसी चीज को उठाता हूं, उस टर्म को बोलते हैं प्रोविडेंशियल। PROVI, यार एक तो ये पी लिखो आप, PROVIDENTIAL, प्रोविडेंशियल मिशन ऑफ ब्रिटिश। क्या बोला जाता है? प्रोविडेंशियल मिशन ऑफ ब्रिटिश। जैसे आपने सुना है ICICI प्रोविडेंशियल फंड, उसमें क्या है? फंड का मतलब क्या है कि गरीब को अमीर बनाना है। मैं बनाऊंगा भाई, मैं करूंगा तुम्हारा, तभी तो फंड्स को क्या बोलते हैं? प्रोविडेंशियल फंड्स। तुम हो नालायक, कुछ नहीं कर सकते, तुम स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकते, इसलिए किस में लगाओ पैसा? म्यूचुअल फंड में। क्या लगाना है? पैसा लगाना है बस, मैं उठाऊंगा तुमको। तो ब्रिटिश क्या बोल रहा है कि पैसा लगाओ। पैसा कैसे लगाओ? सैलरी दो हमारे को, ड्रेन ऑफ वेल्थ करो बस, हम खुद उठाएंगे तुम्हारे को। तो ये है आपका प्रेविडेंशियल मिशन, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियंस। अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियंस इज नोन एज योर प्रोविडेंशियल मिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इसमें उनको पता है कि मिशन है ये फेल हो सकता है। इसके फेलियर से बचने के लिए हम क्या करेंगे? कम्युनलाइजेशन, कम्युनलिज्म चलाएंगे, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश को, मुस्लिम को बोलेंगे कि भारतीयों ने, हिंदुओं ने तुम्हारे को नीचे रखा है, मुसलमानों को बोलेंगे कि हिंदुओं ने तुमको नीचे रखा है। तो कम्युनल आउटलुक रहेगा इनका, कम्युनल आउटलुक रहेगा, कम्युनलिज्म को ये रखेंगे। और इनकी थीम क्या बन जाएगी भारत में? भारत के लिए हेट्रेड थीम, हेट्रेड थीम। बस इनको एक 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 चीज से प्यार होगा, भारत के एलीट क्लास से। वो भी तब तक जब तक एलीट क्लास उनको सपोर्ट करेगा। जैसे गांधी ने डंडा दिया, जेल, उससे पहले अवार्ड देने में खुद गया था हार्डिंग उसके घर, साबरमती आश्रम। तो जो उनके साथ रहेगा एज अ पपेट, उससे प्यार करेंगे। बाकी सब के अगेंस्ट है ये। हमने केसरी 2 में भी देखा, जब तक वो केस लड़ रहा था अक्षय कुमार, तब तक ठीक था। उसको कुत्ता, वीजल, पत्नी क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। ऐसा है, ठीक है ना? ये है आपकी पूरी की पूरी फिलॉसफी। अब जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, उनको क्या करना है? उनको इस पूरी थ्योरी को, इस पूरी प्रोविडेंशियल थ्योरी को गलत प्रूफ करना है।
मतलब जो नेशनल स्कूल है उसका एक ही काम है, उसको इस डार्क एज को क्या बनाना है, क्या प्रूव करना है, गोल्डन एज। इसीलिए मौर्यन क्या है, गोल्डन एज। गुप्ता क्या है, गोल्डन एज। 18th सेंचुरी मुगल्स क्या है, गोल्डन एज। इसलिए आर एस शर्मा, आर सी मजूमदार। तो दोनों व्यूज लिखेंगे आप। ये डिबेट, नाउ दिस इज अ डिबेट, ये है आपके क्वेश्चंस, ये है डिबेट्स। तो पहले दोगे आप क्यों है डार्क एज, फिर दोगे आप क्यों नहीं है डार्क एज, फिर लिखोगे आप, फिर लिखेंगे आप चेंज एंड कंटिन्यूटी। मतलब डार्क एज है भी लेकिन नहीं भी है, ये सेंट होता है। बैलेंस करना होगा इसको, क्योंकि जो नेशनलिस्ट है ना वो बहुत चीज इग्नोर कर देंगे। उनका मेरा, अब मैंने क्या बोला कि एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या है कि मैंने इन बंदों को गलत प्रूव करना है तो मैं किसी भी हालत में करूंगा। तो आरसी मजूमदार गुप्ता पीरियड में सती के बारे में बात ही नहीं करेगा। समझा रहा है आपको। और इरफान हबीब मुगलों के लिए कभी भी औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उसकी रिलीजन कन्वर्जेंस को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ अच्छा ही बताना है अब। इसीलिए नेशनल स्कूल में बहुत ज्यादा फ्लॉस थे। और ये थे कौन, एलीट क्लास। इसीलिए ये क्या होंगे, थोड़े से प्रो पॉलिटिकल, प्रो पॉलिटिकल। हाँ, जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग। इसलिए इनको ठीक करने कौन आएंगे, मार्क्सिस्ट और सबलॉटरन। इसलिए भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके आते हैं, मार्क्सिस्ट और सबलॉटरन। तभी मैं जरा फोकस किस पे करता हूँ, कोसंबी हो गया, शेखर बंदोपाध्याय हो गया, रंजीत गुहा हो गया, थापर हो गई, आर्य शर्मा वगैरह पुराने हो गए अब। इसलिए मेरे जब भी हिस्टोरियंस निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, या तो कोसंबी निकल रहा है या थापर निकल रही है। ये इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट है अभी, वो सबको लेके चलते हैं। वो तो इनको भी नहीं बख्शते नेशनलिस्ट को, उनको भी लपेट देते हो। तो बोलते कि तुमने सबसे पॉलिटिकल हिस्ट्री में ना आप क्या छोड़ दोगे, विमेन, माइनॉरिटी, पीजेंट, सब कुछ छोटा छोटा जो सोसाइटी बनाते हैं। तो गोल्डन एज गुप्ता की थी, लेकिन थप्पड़ बोलेगी कौन सी गोल्डन एज भाई, विमेन्स जल रही थी, मर रही थी, कौन सी गोल्डन एज, जमीन खत्म हो चुकी थी। लेटर मुगल वाले, लेटर मुगल में क्या बोलते हैं, सतीश चंद्र बोलता है कौन सी गोल्डन एज। उसके खिलाफ जाटों ने रिवोल्ट किया, पीजेंट रिवोल्ट। आगरा रिवोल्ट हुआ है, बिहार में रिवोल्ट हुआ है, जमींदार सारे परेशान थे, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स उसने डिस्ट्रॉय कर दी। कौन सी गोल्डन एज थी, मुगलों की। तो ऐसे चलता है ये काम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये हमारा बेसिकली फंडामेंटल एक्सपेक्ट है। अब हम कहां पर विराम लगा रहे हैं, यहां पर क्यों, क्योंकि जो नेशनल हिस्टोरियंस हैं ये आएंगे 1880 के बाद, और जो मार्क्सिस्ट है वो आएंगे 1950 के बाद, और जो सबलॉटरन है वो आएंगे 1995 के बाद। तो वो बड़े मॉडर्न है। अभी एंशियंट हिस्ट्री में हमको कौन चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री वाले। ठीक है ना, हमको कौन चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री वाले। बस अगर आप 10 मिनट मेरे को देंगे, हम नेशनलिस्ट करते हैं, मार्क्सिस्ट और वो हम अभी ऊपर से करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक तो ये तो सब जगह जाएंगे ना। इनका काम किसको क्रिटिसाइज करना है, ब्रिटिशर्स को। लेकिन कैसे करेंगे, पुराने दस्तावेज पढ़ के। मार्क्सिस्ट और सबलॉटन का काम क्या है, सबको क्रिटिसाइज करना। उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इन्हें कोई पढ़ के क्रिटिसाइज कर देंगे। तो वो मॉडर्निस्ट है बेसिकली आज के, प्रिकर्सर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। बस एक फंडामेंटल पेज है, फिर आप फ्री है। ठीक है ना, फिर हमने मंडे से ये शुरू कर देना है अपना, क्या नाम है, जो ही भी है हमारे मेन सिलेबस हमारा। फिर हम, अब हमको पता है कि क्या क्या है। ठीक है, नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट का काम क्या है, नेशनलिस्ट का काम है टू काउंटर कोलोनियलिस्ट्स हिस्टोरियंस। जो कोलोनियल हिस्टोरियंस है उसको काउंटर करना है भाई। और काउंटर कैसे करेंगे हम भाई साहब, हम सब कुछ पढ़ेंगे अब। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्सेज भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी एक और चीज है, वो है रीजनल हिस्ट्री। इसीलिए तो आप क्या पढ़ते हो, छोटी छोटी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं बीच में, बीच में कौसंबी राज्य हो गया, फलाना राज्य हो गया, थोड़ा त्रिगर्ता पढ़ लेंगे, इसलिए हम सब कुछ पढ़ते हैं। क्योंकि छोटे राज्यों में क्या होगी, अच्छी चीजें ज्यादा। तो यहां पर ये सब कुछ पढ़ेंगे, दे विल स्टडी एवरीथिंग। दे विल स्टडी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंडिया, एंड रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। छोटी छोटी हिस्ट्रीज पढ़ेंगे, वहां से अच्छी चीजें निकाल देंगे बाहर। डैश, दे दे emphasized
इंडिया हैड यूनिटी। इन्होंने बोला कि भारत में यूनिटी थी। एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन, अशोका, गुप्ता, हर्षा, पलवास। यूनिटी तो होती है, और क्या होती है। अब राष्ट्रकूटाज है। राष्ट्रकूटाज ने कन्याकुमारी से लेकर कनौज तक एरिया एक्वायर करके रखा हुआ था। दांडी दुर्ग वगैरह, कितने महान राजा थे लोग, पूरा साउथ से लेकर ऊपर तक, नॉर्थ पहुंचे हुए हैं। तो यूनाइट हो गया। तो ये ऐसी सी चीजें बताएंगे। अब राष्ट्रकूटास आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में पढ़ते ही नहीं है। राष्ट्रकूटा क्या था, रीजनल एम्पायर। तो अगर ये नहीं होते ना तो हमारे को राष्ट्रकूटा के बारे में पता नहीं होता कि उन्होंने अभी वो भी कोई एक एम्पायर है। नहीं तो किसको पता होता, अशोका के बारे में पता होता। ऐसे से करके ये कि इंडिया यूनिटी है, और इंडिया में क्या पनपी है, सिविलाइजेशन पनपी है, और इंडिया में कॉन्टिन्यूटी है। इंडिया में क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। वो ये बोलते हैं कि इंडिया में सब कुछ है, इंडिया में सब कुछ है। और ये बोलते हैं कि जो एंशियंट इंडिया है, जो आप बोल रहे हो एंशियंट इंडिया, हिंदुओं की इंडिया बेसिकली, उसमें प्रोग्रेस हुई है, सोसाइटी प्रोग्रेसिव थी और एडवांसमेंट भी थी। उसमें प्रोग्रेसिव भी थी और एडवांसमेंट भी थी। एज ऑफ डेवलपमेंट, एंशियंट इंडिया इज नोन एज एज ऑफ डेवलपमेंट। कैसे, जैसे मैं बोलता हूं कि भैया आयुर्वेद बना, मैं बोलता हूं कि भैया जीरो का फाउंड किया, मैं बोलता हूं कि चरक संहिता बनी, मैं बोलता हूं जी सोने चांदी गिल्ड्स बने। तो यहां पर साइंटिफिक डेवलपमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है। अब हमको कैसे पता लगा कि जो अजात शत्रु वगैरह है, ये लोग कैटापुल्ट यूज करते थे, मशीन में से फेंकने वाले, मिलिट्री डिफेंस। मिलिट्री डिफेंस। कैसे पता लगा, इन्हीं के थ्रू। अब कितना तो उनका राज था अजात शत्रु वगैरह का, ये सब ने इग्नोर किया। इसको पढ़ने वाले कौन थे, आरसी मजूमदार साहब। समझा रहा है आपको, ये छोटी छोटी चीजें बताएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बता रहे हैं ये। हमको कैसे पता लगा, सोना यूज करते थे, निष्क। तो इतने खतरनाक थे ये बंदे। दे विल स्लोली टेल एवरीथिंग गुड अबाउट इंडिया, कि पॉलिटी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, इकोनॉमी सब कुछ अच्छा है। बोलते हैं भाई भारत का तुम क्या, कहाँ खोए हुए हो, सेज वेपन, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप, सच एज आरसी मजूमदार, सच एज आरसी मजूमदार। ये क्या बोलता है, गुप्ता को गोल्डन एज, काउंटर कर दिया डायरेक्ट, फिर पॉइंट्स दे देगा। नेक्स्ट है बीबी लाल। बीबी लाल क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूटी मॉडल, कि सब कुछ कंटिन्यू किया है हमने, अपने धर्म, अपने कर्म, योग, मतलब सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रिलीजियस जितना भी है, सब कुछ कंटिन्यू है, आज तक कंटिन्यू है, वो तो जिंदगी भर कंटिन्यू रहेगा। तो ये याद रखना, जब भी कुछ अच्छा बताना है एंशियंट हिस्ट्री का, इन बंदों को यूज करेंगे हम। मतलब अब आपको लर्न करने की जरूरत क्या है, कि कॉइन क्या बताता है, हिस्टोरियन कौन डालेंगे आप, ये अच्छा लगा लिखोगे थीसिस में, इनको ही डालोगे और किसको डालोगे। नेक्स्ट है आपकी जाडूनाथ सरकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, जाडूनाथ सरकार। एंड इरफान हबीब मेडिवियल, सतीश चंद्र मेडिवियल, सतीश चंद्र मेडिवियल। ये इतने खतरनाक बंदे थे, इन्होंने ऐसा लगा कि यही है वो मेडिवल हिस्ट्री वाले बे। वेरी सारी इंपॉर्टेंट। ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताएंगे, दे विल टेल अबाउट द, उधर क्या था, प्रोविडेंशियल नरेटिव। इरफान हबीब, HABIB, इरफान हबीब, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक हिस्टोरियन है ये, है ना। इरफान हबीब, इसने ब्रिटिशर्स को बड़ा परेशान किया अपने टाइम पे, लिख लिख के, मतलब इसकी राइटिंग्स ने बड़ा परेशान किया ब्रिटिशर्स को। ये क्या बताएंगे, प्राइडफुल नरेटिव, प्राइडफुल नरेटिव, कि इंडिया को प्राइड लेना चाहिए कि हम, हमारी ऐसी सिविलाइजेशन है जहां से जीरो निकला है, एस्ट्रोनॉमी निकली है। अब कौन बताएगा कि भाई हनुमान चालीसा में सन और अर्थ का डिस्टेंस पता है। ऐसे से खतरनाक बंदे थे ये। दे विल इंस्पायर राजा राम मोहन रॉय, दे विल इंस्पायर देयर, दे किसको इंस्पायर करेंगे ये, नेशनलिस्ट मूवमेंट इज इक्वल टू, दे इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट। बट बट दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर
रोमांटिज्म विद इंडिया, मतलब इनको कुछ बुरा नहीं लगेगा, सब कुछ अच्छा है बोला, खराब भी नहीं है कुछ। जब आप रोमांटिक होते हो तो कुछ नहीं पता लगता, घर के अंदर हो बाहर हो, सर इनकी गलती भी थी। पर कर भी नहीं सकते थे ना कुछ। अगर मैं खुद ही कमी बता दूंगा फिर मैं कैसे उसको काउंटर करूंगा। मतलब सर छोटे मोटे फ्लॉज बता दें। नहीं, छोटे मोटे फ्लॉज भी नहीं बताए इन्होंने, यस सर वही है। बहुत ही ज्यादा प्रेम। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब आप रोमांटिकली Pure bias पे। प्योर बाइसनेस है, दो स्कूल्स की प्योर बाइसनेस है, कॉलोनियल और नेशनलिस्ट। वो भी इनका प्रेजुडिस क्या है कि सच साबित करना है, उनका प्रेजुडिस क्या है कि ब्रिटिशर्स को, इंडियंस को गलत साबित करना है, तो प्रेजुडिस से भरे है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे H.C. रॉय चौधरी, जो मैं बता रहा था, रॉय चौधरी बार बार, H.C. रॉय चौधरी, देखो अच्छा ही लिखता है वो हमेशा, S.C. रॉय चौधरी एंड नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री, है ना। अदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस, अदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस। अब इनकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? सबसे बड़ी गलती थी, दे कंटिन्यूड रिलीजियस फेजेस ऑफ हिस्ट्री। ये बंद कर सकते थे, हिंदू मुस्लिम ये बंद कर सकते थे, पर इन्होंने बंद नहीं किया। अच्छा क्लास है यहाँ पे, दे कंटिन्यूड रिलीजियस फेजेस ऑफ हिस्ट्री, बस ये है। सर ये तो ना। हाँ अच्छा। ये दो है, तो ये अच्छे ही है, पर इन्होंने ना ये कि किस इनको इन्होंने सबको टारगेट किया, इन्होंने एक चीज को टारगेट नहीं किया, एंशियंट मिडीवियल मॉडर्न। अगर ये डाइल्यूट कर देते शायद पार्टीशन नहीं होता, शायद हिंदू मुसलमान नहीं होते। लेकिन क्या करें, इन्होंने पढ़ा कहाँ से था, इंग्लिश एजुकेशन ली थी, तो इनके माइंड में ऑलरेडी था। यस। और ऐसी चीजें होगी जिन्ना और बाकी मुस्लिम सैयद रजा खान वगैरह के साथ की आप इग्नोर ही नहीं कर पाओगे, मतलब मुस्लिम्स के मिसकंडक्ट को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते इंडिया में, है ना। तो ये है, तो ये इनकी एक क्रिटिसिज्म क्या है, एक क्रिटिसिज्म क्या है, दे ओनली फोकस्ड ऑन एलीट क्लास, दे लेफ्ट द लोअर पीपल। ये भी लिख सकते हो। अनदर क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू, अनदर क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू दे लेफ्ट कॉमन मासेस, दे लेफ्ट कॉमन मासेस, दे लेफ्ट कॉमन मासेस, बस ये है। तो वी विल लार्जली टॉक अबाउट 3 स्कूल्स फ्रॉम मंडे। मंडे से हम सिर्फ 3 स्कूलों के बारे में बात करेंगे। मार्क्सिस्ट में आपको बीच बीच में कराता रहूंगा। मार्क्सिस्ट में क्या है, मटेरियल इकोनॉमी, उसमें सब आएगा। सबलॉटरन क्या है, कॉमन इकोनॉमी। तो बड़ी कम है ये खुलेगी मॉडर्न में, ये मॉडर्न हिस्ट्री के है, ये है हमारा, ठीक है ना। मंडे को वी विल स्टार्ट विद कैलकुलेथिक एंड आईवीसी, ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक। ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा अलॉन्ग विद हिस्टोरियंस, 20 हिस्टोरियंस। सब नहीं पढ़ने, लर्न नहीं करना, हफ्ते में एक बार गो थ्रू करना वो पेज, बस। मैं आपको जो आज पीडीएफ भेजूंगा उसको आपने हफ्ते में एक बार पढ़ना है, यस सर। कि कौन कौन से हिस्टोरियन क्या बोल रहा है, फिलोसफीज है हिस्टोरियंस की, बस। हफ्ते में एक बार पढ़ा छोड़ दिया, हफ्ते में एक बार पढ़ा छोड़ दिया, हफ्ते में एक बार पढ़ा छोड़ दिया, बस। अपने आप आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी हिस्टोरियंस की, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।